क्लियर? तो ठीक है, इससे थोड़ा हम रिवाइज कर लेते हैं, पीछे हमने कुछ बताया था एड्स के बारे में, है ना? तो बताया था एड्स के बारे में, सबसे पहले ये कौन-सी वायरस से होता है बताया था हमने यहाँ पे? रेट्रोवायरस की राइनोवायरस? हाँ, रेट्रोवायरस होता है ना? और कौन-सा वायरस नाम बताया था हमने यहाँ पे? ह्यूमन एचआईवी में क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, है ना? ये था, सॉरी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। और हमने बताया था यहाँ पे कि जो प्रेजेंट टाइम में सबसे पहले ये कब ऑब्जर्व किया गया? 1981 में। और प्रेजेंट टाइम में कब तक कितने लोगों की डेथ हो चुकी है? 25 मिलियन लोग इसमें डेथ हो चुकी है। बस में कुछ? और फिर हमने बताया था इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसे होता है, कैसे ये फैलता है, इसके बारे में हमने बताया था यहाँ पे कि सबसे पहले जाएगा कहाँ पे? टी लिम्फोसाइट के सेल में जाएगा, मैक्रोफेजेस में, और वहां क्या करेगा? अटैक करेगा। अटैक जब करता है तो पूरा वायरस इंटर करता है कि वायरस छोटा सा पार्ट इंटर करता है। कौन इंटर करेगा? न्यूक्लिक एसिड। पूरा वायरस इंटर नहीं करता है तो क्या इंटर करेगा? सिर्फ न्यूक्लिक। बाकी कहाँ चले गए? बीमार है, ठीक है, तो क्या जाएगा? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, एग्जाम तक कोई बीमार नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल बुरा रहे। देखो, तो इसमें हम लोग बात करें यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड, तो सिर्फ न्यूक्लिक एसिड इंटर करता है। और न्यूक्लिक एसिड था क्या? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की डबल स्टैंडर्ड? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए था, वह इंटर करता था और सेल के अंदर जाता था। जाने के बाद क्या करता था? वो रिवर्स की ट्रांसक्रिप्शन की ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से बनता क्या था? हाँ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या बनता था? डीएनए बनता था। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से डीएनए बनता है और ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बनता है। कौन सा आरएनए? एमआरएनए, इसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। बस है कुछ? उससे बन गया था डीएनए। डीएनए कहाँ जाता था फिर? होस्ट के जो सेल है उसके न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस जाने के बाद जो होस्ट का डीएनए होता है उससे जाके इनकॉर्पोरेट हो जाता है, उससे जुड़ जाता है। उसके बाद पूरे सेल पे अपना कंट्रोल कर लेता है। और फिर क्या करता है? ये ढेर सारे वायरस बनाता है। उसके अलावा बहुत सारे जो सेल होती है उसको भी ये डैमेज करता है। बस है कुछ? ये कुछ बातें हम लोगों ने यहाँ पे किया था। इस तरीके से हमने बताया था यहाँ पे कि उससे क्या होता है? टी हेल्पर सेल पे अटैक करने के कारण इम्यूनिटी घटती जाती है और मल्टीपल सिंड्रोमिक चीजें हो जाती है, जुकाम, बुखार, खांसी, वेट लॉस हो जाएगा, है ना? और बहुत सारे मैंने बताया था वायरल, कोई वायरस होगा या बैक्टीरिया होगा या फंजाई होगा, सब क्या कर देते हैं? अटैक कर देते हैं। एक बताया था अपॉर्चुनिस्टिक अटैक कौन करता है? टॉक्सोप्लाज्मा। क्या बताया था? टॉक्सोप्लाज्मा, वो अटैक कर देता है इस पे, है ना? मौका देख के चौका मार देता है। कौन? टॉक्सोप्लाज्मा। होता बहुत कमजोर, लेकिन जब देखा अगला कमजोर तो उस पर अटैक कर देता है। कौन? टॉक्सोप्लाज्मा। इम्यूनिटी धीरे धीरे यहाँ पे घटती जाती है। नॉर्मली मैंने बताया था यहाँ पे कितने साल में ये इसके सिम्टम दिखाई देते हैं? 5 से 10 साल में। सबसे अर्लीस्ट सिम्टम कब दिखाई देते हैं? फ्यू मंथ, कुछ महीने से लेके, हो सकता है 3 महीने में दिखाई दे, हो सकता है 5 से 10 साल भी लग जाए। सिम्टम आने में काफी ज्यादा टाइम लगता है इसमें। पास में कुछ? इन्फेक्शस में सबसे खतरनाक बीमारी कौन बताई आपको? एड्स बताया। कौन सा बताया? एड्स बताया, ठीक है। नॉन फिक्शन में कौन सा है? कैंसर। समझ गया ना? तो इन्फेक्शन और नॉन फिक्शन, एक आपको बताना है इन्फेक्शस में, एक बताना है नॉन फिक्शस में। तो इन्फेक्शस में हमने पढ़ ही रहे हैं एचआईवी, और नॉन फिक्शन में कौन पढ़ना है हम लोग को? कैंसर, ठीक है। दोनों बीमारी हम लोग को बहुत डिटेल में दिया गया है, ठीक है। ये हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला काम करो वही जो शुरू में करते हो, है ना? फटाफट जल्दी से खोलो, आपके पास है मात्र 1 मिनट, फटाफट जल्दी से करो। जस्ट ओपन योर मोबाइल फोन एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट। दो कमेंट सबको डाल दो बस, ठीक है। तो ये कुछ बात हम लोग कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इतने जो बच्चे हैं उतने बच्चे करें तो हमारा बहुत हो जाए, लेकिन बच्चे अपने बच्चे नहीं करते हैं ना। तो आप लोग करोगे तभी दूसरे तो करेंगे ना, उससे मोटिवेट होंगे, फिर वो लोग भी करेंगे, है कि नहीं? तो देखो, क्योंकि काफी कुछ प्रोग्राम लेके आ रहे हैं अभी, क्वेश्चन वाला प्रैक्टिस भी जल्दी से स्टार्ट हो जाएगा, जल्दी से उसका वो पीपीटी वगैरह तैयार हो जाए तो उसका भी हम स्टार्ट कर देंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराना शुरू कर देंगे। जैसे लगे हाथ हम पढ़ाते जा रहे हैं वैसे ही आपको क्या नाम है, क्वेश्चन भी कराते जाएंगे। सही रहेगा ना? जैसे मैंने जो टॉपिक पढ़ा है इसी क्वेश्चन जो कितना अच्छा रहेगा, है कि नहीं? तो आप कोशिश ये करेंगे अगला जो चैप्टर चलने वाला है उसमें क्वेश्चन और ये दोनों साथ साथ चलेंगे। जैसे मैंने पैराग्राफ पढ़ा दिया तो इसके बेस पे जितने क्वेश्चन बनते हैं ना, डायरेक्टली लगे हाथ करा दिया करेंगे, और पीवाई की जो अब तक पूछे गए इस टॉपिक से वो मैं करा दिया करूंगा। सही रहेगा ना? तो दोनों चीजें अब साथ साथ चलेंगे इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन भी और साथ में थ्योरी भी, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई होप सबका हो गया होगा। लगभग 5-5 लोगों सबको शेयर कर दो, ठीक है। 5-5 लोग कर दो कम से कम, एकदम करिए दो, ठीक है।
तो देखो अब हम लोग बात करें यहाँ पे तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं और, है ना। तो ये हम लोग बात करें, पीछे में बताया था गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस किसने दिया था, बता जल्दी। हाँ, हिप्पोक्रेट और इंडियन आयुर्वेदा ने, ठीक है। और हमने बताया था यहाँ पे कि जो एम.एस. स्वामीनाथन है, उनका जन्म कहाँ हुआ था, है तमिलनाडु में, मोंकाम्बू सोमवा शिवान स्वामीनाथन, ठीक है। कहाँ हुआ था, तमिलनाडु। क्या नाम था एरिया का, कुंभकोणम। क्या नाम था, कुंभकोणम था, क्या कुंभकोणम, है ना। कब जन्म हुआ, 1925 में। लैब टू लैंड का क्राइटेरिया किसने दिया, अन्नस मायर, अरे क्रॉप कैफेटेरिया, पंचानन मैसूरी, क्या बोल रहे हो, क्या हो गया। लैब टू लैंड का कॉन्सेप्ट किसने दिया, एम.एस. स्वामीनाथन भाई। किसने दिया, क्रॉप शेड्यूलिंग का किसने दिया, बायोलॉजिकल स्पीसीज किसने दिया। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, क्या बोल रहे हो तुम लोग, क्रॉप शेड्यूलिंग किसने दिया, क्रॉप शेड्यूलिंग किसने दिया है। ये तो सोच रहा हूँ कितने लोग, जितने मुंह उतनी बातें बोल रहे हैं। एम.एस. स्वामीनाथन भाई, क्रॉप कैफेटेरिया, क्रॉप शेड्यूलिंग, लैब टू लैंड, ये सब कॉन्सेप्ट किसने दिया। यही डायरेक्टली आ जाए, क्रॉप कैफेटेरिया कॉन्सेप्ट किसने दिया, पंचानन मैसूरी कोई बोल रहा है, कोई अन्नस मायर बोल रहा है, इसका मत करना इसमें, ठीक है। बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट किसने दिया, अन्नस में, कि जान रहे, ये देखो सब गुलमुल हो रहा है इसमें। बायोलॉजिकल स्पीसीज दिया था अन्नस मायर, सिर्फ स्पीसीज कॉन्सेप्ट दिया था जॉन रे। कौन रे, जॉन रे। सबसे बड़ा बोटैनिकल गार्डन कहाँ पे है, क्यू इंग्लैंड में। कहाँ पे, क्यू इंग्लैंड में। और इंडिया बोटैनिकल गार्डन कहाँ पे है, हावड़ा में। कहाँ पे, हावड़ा में है, ठीक है। और नेशनल बोटैनिकल गार्डन कहाँ पे है, लखनऊ। CDRI कहाँ है, लखनऊ में है। कहाँ है, लखनऊ में, ठीक है। चलो, CDRI में क्या काम किया गया था, वहां पे सैली बनाई गई कंट्रासिटिक पिल, जो कि जिसमें स्टेरॉइड थी। कैसा, स्टेरॉइड कंपोजिशन, क्या था, स्टेरॉइड की नॉन स्टेरॉइड कंपोजिशन था, जिसके वजह से जो उसके स्टेरॉइड के जो साइड इफेक्ट थे, ओबेसिटी, पेल्विक रीजन में पेन होता है ना, और तो वो सब चीजें यहाँ पे नहीं होती। तो साइड इफेक्ट इसके कम से कम है, ठीक है, फायदे ज्यादा है। और ये डेली ली जाती है कि वीकली, वीकली ली जाती है, ठीक है। वेसोक्टोमी कहाँ करेंगे, मेल में कि फीमेल में, इसमें मेल में। और ट्यूबिक्टोमी कहाँ करते हैं, फीमेल में करते हैं। किसमें करते हैं, क्या करते हैं, ट्यूबिक्टोमी में क्या करते हैं, ठीक है। और वेसोक्टोमी में वाज डिफरेंस काट देते हैं, ठीक है। ब्रांच स्टिग्मा बताओ, कहाँ बताया था हमने, जेम्बिल कहाँ बताया था, कुनिडिया कहाँ बताया था, राइजोम कहाँ बताया था, बल्बिल कहाँ बताया था, ऑफसेट कहाँ बताया था, जूस्पोर कहाँ बताया था, क्लेमाटोमोनास कहाँ पे। यूनिवर्सल पिगमेंट कौन सा था, यूलोथ्रिक्स में कितने फ्लैजिला, यूलोथ्रिक्स में 2 फ्लैजिला, यूलोथ्रिक्स में 2 फ्लैजिला, 2 से 8। यूलोथ्रिक्स है क्या, ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी कितना होता है, 2 से 8, एपिकल और इक्वल, ठीक है। पॉलीसाइफेनियम कितने फ्लैजिला, 0। ग्रेसिलेरियम कितने हैं, जिलेडियम में कितने हैं, फ्यूकस में कितने हैं, तो देखो ऐसे अप डाउन कर रहे हैं आप, तो ठीक है, ऐसे याद होगा तो बहुत अच्छी याद हो जाएगा, ठीक है। फ्लोरिडीन स्टार्च कहाँ पा जाएगा, रोडोफाइसिन, ठीक है। और स्टार्च कहाँ होगा, ग्रीन एल्गी में, मैनिटॉल, थियोफाइसिन। एयर ब्लैडर कहाँ होगा, एयर ब्लैडर कहाँ होगा, फ्यूकस में। सारे थियोफाइसिन में नहीं होता, सिर्फ किसमें, फ्यूकस में, ठीक है। कहाँ पे 2 टाइप की कॉलोनी बनती है, वॉल बॉक्स, एक डाटर कॉलोनी, एक पैरेंट कॉलोनी। पास में सबसे कॉमन पॉलिनेशन का तरीका क्या है, विंड पॉलिनेशन, ठीक है। ग्रास में सबसे कॉमन पॉलिनेशन कौन सा है, विंड पॉलिनेशन। कौन सा, विंड पॉलिनेशन। पास में कुछ। और सबसे ज्यादा पॉलिनेशन बात करें बायोटिक और एबायोटिक, सबसे ज्यादा किससे होता है, बायोटिक, एबायोटिक, बायोटिक, एबायोटिक, बायोटिक होता है बच्चे। किसमें होगा, बायोटिक हो, इंसेक्ट से नहीं, इंसेक्ट। और इंसेक्ट में सबसे ज्यादा कौन सा, बी। कौन सा, बी होगा, यानी कि हनी बी की बात कर रहे हैं। बस में एक ऑर्गेनिज्म जो है कोई हम लोग बात किए कि फर्टिलाइजेशन जब होता है तो ओवुल किसमें चेंज होता है, ओवुल क्या बनाता है, सीड बनाता है। और ओरी क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है। और बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बनता है, क्या बोलते हैं इसको, पार्थेनोकार्पी। बिना फर्टिलाइजेशन का ऑर्गेनिज्म बन जाए नया, क्या बोलते हैं इसको,
और पार्थेनोजेनेसिस कहाँ कहाँ बताया मैंने आपको, रोटीफर्स, जेकोलेजार्ड, है ना, टर्की बर्ड्स, यहाँ हमने बताया था यहाँ पे। और बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बन जाए उसको क्या बोलते हैं। और एपोमिक्स मैंने कहाँ कहाँ बताया था, स्टेरेसी और ग्रासेस फैमिली में, स्टेरेसी और ग्रासेस फैमिली, मतलब ग्रेमनी की बात कर रहे हैं बस में। जो हमने ग्रेमनी बताया था इसका डिवीजन कौन सा बताया था, एंजियोस्पर्मी, कौन सा, एंजियोस्पर्मी। क्लास क्या था, मोनोकॉट, क्लास क्या था, मोनोकॉट, ठीक है। और इसका जीनस क्या है, टिटिकम, स्पीसीज क्या है, एस्टिवम, और फैमिली क्या है, ग्रेमनी या पोएसी, ठीक है। और ऑर्डर क्या है, पोएल्स, क्या है, पोएल्स। जो हमने बताया सेपेंडेल्स किसका ऑर्डर था, सेपेंडेल्स, मैंगो का। एनाकार्डिसी किसकी फैमिली थी, मैंगो का, ठीक है। किसका था, होमिनिडी किसकी फैमिली थी, ह्यूमन का, होमो सेपियंस का, है कि नहीं। 5 इंडम क्लासिफिकेशन कब दिया गया, 1969, ठीक है। स्टेनले ने कब क्रिस्टलाइज किया वायरस को, 1935। क्या कब किया, 1935। कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम किसने दिया, डब्ल्यू बेजेनिक ने, किसने, डब्ल्यू, कब कब दिया, कब दिया, 1898 भाई, कब, 1898, है ना। तो ये कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम यानी लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड इसको बोलते हैं हम लोग बात में। और टर्म वायरस किसने दिया, इवानोवस्किन, किसने दिया, इवानोवस्किन की पास्चर, इवानोवस्किन, किसने, इवानोवस्किन, ठीक। किताबों में आगे पीछे भी चीजें मिल सकती है, ठीक, सुधारने की। चलो आगे हम लोग बात करें यहाँ पे कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन जो बताया था हमने क्या होता है, कौन सी बीमारी बताई थी, टाइफाइड बताया था। और लार्ज इंटेस्टाइन कौन बताया था, कौन सा, अमीबिक डिजेंट्री, ठीक है। और ह्यूमन के लिए जो हमने बताया था मलेरिया में इन्फेक्टिव का नाम बताइए, स्पोरोजोइट मॉस्किटो के लिए गैमेटोसाइट होता है। गैमेट कहाँ बनते हैं, मेल में कि ह्यूमन में कि मच्छर में, गैमेट कहाँ बनते हैं, मच्छर बनते हैं। गैमेट कहाँ बनते हैं, ह्यूमन में बनता है, विकास कहाँ बनता है, ह्यूमन बनता है, कहाँ पे, लीवर सेल में, नहीं, कहाँ बनता है, लीवर सेल में कि आरबीसी में, आरबीसी में बनता है। कहाँ बनता है, आरबीसी सेल बनते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सेक्सुअल स्टेज, सेक्सुअल स्टेज या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से चीजें बनती है। और जब जब यहाँ पे हमारा आरबीसी फटता है, एरिथ्रोसाइट रप्चर होते हैं, तब तक हमें बुखार होता है और सिवरिंग होती है। बस में कुछ ये कुछ बातें हम लोग कर रहे थे। मलेरिया के 4 स्पीसीज बताए थे, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम वायवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल। डेंगू और चिकुनगुनिया कौन सा मच्छर फैलाती है, एडीज, ठीक है। फाइलेरियासिस कौन फैलाता है, क्यूलेस। और मलेरिया कौन फैलाएगा। 3 हमने जनरा बताए थे फंगल के, कौन कौन से बताओ, माइक्रोस्पोरम, इपिडर्मोफाइटन और ट्राइकोफाइटन। दांत, खाद, खुजली। और सबसे बेहतर कंडीशन कौन कौन इसके लिए, हीट और मॉइस्चर। पास में क्या है, हीट और मॉइस्चर होता है। और हमने बताया था निमोनिया किससे किससे बताया था आपका होता है, निमोनिया स्टेटोकोकस निमोनिया और हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजाई, है ना, दोनों से होता है। और हमने क्या क्या सिम्टम बताया इसके बता जरा, क्या क्या होता है और बोलो, कफ होता है और कुछ होता है, चिल होता है इसमें, निमोनिया में, निमोनिया में चिल कब समझ लगा, एब्डोमेन में पेन होगा, कहाँ होगा, एब्डोमेन पेन होता है, क्या होता है, एब्डोमेन में पेन होता है। और सीवियर कंडीशन क्या बताया था हमने आपको, सीवियर कंडीशन में जो आपका लिप्स होता है और जो नेल्स होते हैं क्या हो जाते हैं, वो जो है ग्रे से पिंक हो जाता है। क्या क्या बतिया जा रहे हो, ग्रे, हाँ दूर चले गए, दूर चले गए, अभी यहीं रहो फिलहाल, जहां हम ले चले वहीं चलो, ठीक है, घूम के देखो आगे। तो कैसा हो जाता है, ग्रे से पिंक हो जाता है, नहीं है, ब्लू हो जाता है, अच्छा ठीक है। हम लोग बात करें यहाँ पे नीला हो जाता है, नीला लिपस्टिक आता है, नहीं आता है, हाँ पता लगा कोई लिपस्टिक लगा लिया, अरे यार इसको तो निमोनिया हो गया है, दूर रहो इससे, नहीं है कि नहीं। तो ड्रॉपलेट होता है, उससे इन्फेक्शन होता है, ठीक है, सुधार रखिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि जो पैरेट बताया था, लाइफ स्पेन कितनी बताई थी पैरेट में, 140। क्रो में कितना बताया, 15 साल। क्रोकोडाइल में कितना बताया, डॉग में कितना बताया, राइस में कितना बताया, 3 से 4 महीने। ड्रोसोफिला में कितना बताया, 14 दिन या 2 हफ्ते, है ना, 14 दिन या 2 हफ्ते। सबसे ज्यादा क्रोमोसोम नंबर किसने बताया हमने,
ऑफियोग्लासम में, उसके बाद किसमें 1260 है ना, और बटरफ्लाई में कितना बताया 380, कितना 380, पोटैटो में कितना बताया 48, एप्पल में कितना बताया 34, ह्यूमन में कितना बताया 46। कहाँ रहते हो तुम लोग, सो रहे हो क्या, पता क्यों रहे हो, वो देखो नवाब की तरह बैठी हुई है, बिल्कुल हुक्का दे दें आराम से पीते हुए पढ़े। सीट बहुत छोटी है, पहले क्यों नहीं बताया सीट बहुत छोटी, इधर आगे आ जाओ, इसमें चेक कर लो, जो जो फिटिंग में आए उससे बैठ जाओ। अब आपको चाहिए बिल्कुल राजशाही खानदान वाला है ना हाँ, इसको चेंज करा दें, इधर ही बैठ जाओ, आओ इधर आ जाओ, वही ठीक है, चलो ठीक। अच्छा अच्छा, तो उसमें अपने मनमर्जी के साथ नहीं चलता होगा ना, बच्चे आगे पीछे कर लेते तो इसको जोड़ दिया गया है, चलो ठीक करो आगे पीछे। आप लोग कैसा लग रहा है, कंफर्टेबल नहीं लग रहा है? आप बताओ सुजय, आप अपना एक है, ठीक ठीक है, तो एक सीट लगवा लेते हैं, आपके यहाँ लगवा देते हैं ना बीच में अंदर, ठीक रहेगा। हाँ एक अलग स्पेशल लगवा देंगे यहीं पे, एक सोफा लगवा दे इधर यहाँ पे है, सोफा लगवा दे, आराम से बैठो आराम से, मतलब राजशाही वाला पूरा है हिसाब किताब, नहीं हुक्के कमी रह गए, आराम से पीते रहे क्लास करते रहे, यार बायोलॉजी क्लास चल रही है, पान वान मंगवा देते, पान भी खाते रहे। देखो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है चलो। तो ये हो गया हमारा लिविंग का। बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में हमने बात किया था, जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट की बात करते वो कब हुआ था, हाँ 2002 में, कब 2002 में, ठीक है किसमें हुआ 2002 में, ठीक है। ये बताओ कि जो पिटूनिया बताया तो क्या था, स्पीसीज जीनस किंगडम फाइलम क्या है, पिटूनिया, हाँ पिटूनिया क्या है, पिटूनिया जीनस है भाई, ये क्या है, ये जीनस, जेनरा है ना, ये क्या है जीनस है, पिटूनिया क्या है जीनस है, सोरेनम क्या है, हाँ जीनस है, सोरेनम ट्यूबेरसम है ना, पिटूनिया दतूरा, तो ये पता होना चाहिए आपको है ना क्या है, क्लियर। चलो ये हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, और लिविंग वर्ड में हो गया। हाँ आगे हम लोग बात करते हैं जो म्यूजियम होता है, म्यूजियम में क्या होता है, प्लांट है कि एनिमल होते हैं कि दोनों होते हैं, डेड होते हैं कि लिविंग होते हैं, हाँ डेड होते हैं, ठीक है। और इंसेट को कैसे रखते थे हम लोग याद है, कलेक्टिंग किलिंग और पिनिंग करके उसको इंसेट बॉक्स के अंदर उसको पैक कर देते हैं, बस में कुछ और कुछ हमने यहाँ पे प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन बताया था, जैसे मर्क्यूरी क्लोराइड या फॉर्मेलिन वगैरह भी यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मेलिन एक बायोलॉजिकल प्रिजर्वेटिव है, बस ना फूड प्रिजर्वेटिव नहीं है, क्लियर हुआ। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया यहाँ पे। और हमने बताया था कि जो मॉसेस में बताया था, जो राइजोड बताया था कैसे होते हैं बताओ, मल्टीसेलुलर के यूनिसेलुलर, हाँ मॉसेस में राइजोड कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर के मल्टीसेलुलर, हाँ मल्टी की यूनि, मल्टी, कोई मल्टी कर रहा है कोई नहीं कर रहा है, MMR मॉसेस मल्टीसेलुलर राइजोइड, याद रखना इसको, बताया ना MMR, उसको कोड को याद करके रखिएगा। पास में टेरिडोफाइट बताओ जिसमें हेटेरोस्पोरस पाया जाता हो, टेरिडोफाइट में हेटेरोस्पोरस कहाँ कहाँ पाया जाता है, साल्विनिया, फ्लेजिलेला और साल्विनिया। और जिम्नोस्पर्म कौन सा है जो हेटेरोस्पोरस, सारे जिम्नोस्पर्म में आल जिम्नोस्पर्म आर हेटेरोस्पोरस। साइकस कैसा, मोनोसियस की डायसियस है, डायसियस होता है। ओपाइनस कैसा होता है, कहाँ पे दो टाइप के आम पाए जाते हैं, जिंको बायलोवा, किसमें जिंको बायलोवा, इसको बोलते हैं लिविंग फॉसिल या फॉसिल प्लांट भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैरागिन कहाँ से ऑप्टेन करते हैं हम लोग, रेडियोलॉजी से। एल्जिन कहाँ से निकालते हैं, अगार अगार कहाँ से निकालते हैं, इसमें रेडियोलॉजी में। क्राइसोफाइट, गोल्डन एलगी किसको बोलते हैं, डायटम को डेस्मेट को, डेस्मेट को गोल्डन एलगी बोलते हैं, ठीक। चीफ प्रोड्यूसर ओशन कौन है, डायटम है ना, कौन होते हैं डायटम होते हैं। उनकी बॉडी एक कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, इसको बोलते हैं हम लोग सिलिका के बोल सकते हैं। और कैसे होते हैं, ये नेचर में ग्रिटी होते हैं, उसका काम क्या है, पॉलिश करने की यूज करते हैं, गिट्टी होने के लिए फिल्ट्रेशन करने में यूज करते हैं, जो सिरप होता है उसी से फिल्टर किया, न्यूट्रल होते हैं नेचर में। पास में कुछ डायनोफ्लैजियन में कितने फ्लेजिया बताया था हमने, दो बताया था, एक कैसा लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा ट्रांसवर्स है ना। यूरेनियम कितने फ्लैजिला, दो बताया था, एक शॉर्ट होता है दूसरा लॉन्ग होता है। न्यूट्रिशन कैसा होता है, मिक्सोट्रॉपिक है ना, यानी कि फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार के भी खाते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग कुछ बात यहाँ पे कर रहे थे। और बताया था सैप्रोफिटिक, जो प्रोटिस का नाम बताया था कौन सा, स्लाइम मोल्ड, जिसमें प्लाज्मोडियम बनता था है ना। और उसके बाद प्लाज्मोडियम कब बनता था बताओ, फेवरेबल कंडीशन अनफेवरेबल कंडीशन में, हाँ फेवरेबल का अनफेवरेबल, हाँ अनफेवरेबल में। और फेवरेबल कंडीशन में उसे क्या बनता था, फ्रूटिंग बॉडी, क्या बनता था। और फ्रूटिंग बॉडी में क्या होता है, सेलवाल पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, सेलवाल पाए जाते हैं इसको होता। और उनका जो पॉइनेशन होता है किससे, एयर करंट्स होता है, किससे होता है, एयर करंट्स होता है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो
ओपन टाइप का वस्कुलर बंडल कहाँ कहाँ बताया था? ओपन टाइप का मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, हेमिकार्डेटा। क्या? मोलस्का, आर्थ्रोपोडा और हेमिकार्डेटा ओपन टाइप का वस्कुलर बंडल यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, और कहाँ कहाँ मैंने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बताया था, आपको याद है? ए बी ए से बताया था, एम्फीबिया, बोनीफिसेस और क्या बताया था? एम्फीबिया, बोनीफिसेस, एल्गी। एल्गी, बोनीफिसेस और एम्फीबिया, इसमें कैसा होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। कैसा होता है? एक्सटर्नल। और हमने बताया था इसको एबीए से याद कर लेना है इसको। कैसे? एबीए से। ठीक है, चलो ये कुछ बात हम लोग बात करें कि डायसियस बताओ, जो डेड पाम है डायसियस है कि मनुष्यस है? डेड पाम, हाँ, डेड पाम कैसा है? मनुष्य से। कैसा है? मनुष्य से। डायसियस है बच्चे। डेड पाम अलग अलग होता है, मेल अलग, फीमेल अलग। ठीक है, पार्क में लगे हो तो देख लेना जाके कहाँ मेल है कहाँ फीमेल है। ठीक, यहाँ देखो, क्लियर हुआ? और पपाया कैसा है? हाँ, डायसियस। पपाया कैसा है? डायसियस होता है। टेपवर्म कैसा है? मनुष्य से। कारा कैसा है? मनुष्य से। स्पिग्नम कैसा है? मनुष्य से। मार्किंसिया कैसा है? डायसियस से। काकरोच कैसा है? डायसियस से। अर्थवर्म कैसा है? मनुष्य से। कुछ समझाया? उड़ गया। ठीक है, चलो आते हैं अब, थोड़ा सा करा देते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे एड्स के बारे में। ठीक है, ऐसे फटाफट चीजें थोड़ा सा याद होनी चाहिए, जंग लगने दिमाग में। जो अभी इफिशियंसी वो एग्जाम तक होना चाहिए, एग्जाम के एक दिन पहले तक होना चाहिए, एग्जाम के दिन भी होना चाहिए। क्लियर है? इफिशियंसी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और उतार चढ़ाव तो थोड़ा सा लगे रहते हैं, खास मैंने बार बार बताया, थोड़ा सा खाने पीने का भी ध्यान रखो, अपने हेल्थ का ध्यान रखो, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज घर पे भी कर लिया करो। ठीक है, और कोशिश ये करो कि थोड़ा बाहर की चीजें थोड़ा सा अवॉइड करो, घर में कुछ आप बना के खा लो और बाहर की चीजें मत खाया करो। ठीक है, उससे बीमार पड़ जाओगे, जॉइंटिस हो जाए किसी कुछ, है ना? तो अपने हेल्थ का भी ध्यान रखो, हेल्थ सही रहेगी तभी तो पढ़ाई कर पाओगे, क्योंकि अभी रास्ता लंबा है ना? रास्ता भी लंबा है, अभी चलना है लंबे समय तक, तो इसलिए थोड़ा सा अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिए, थोड़ा एक्सरसाइज करिए, और साथ साथ में थोड़ा सा जो कुछ पूजा पाठ नमाज पढ़ सकते हैं वो भी करते रहिए साथ साथ में। क्योंकि हम लोग काम कैसा है, ये लेबर काम नहीं है, हम लोग मेंटल काम है। तो मेंटल लेवल को ठीक करना बहुत जरूरी होता है। आप लोग काम कैसा कर रहे हो? मेंटली कर रहे हो। ठीक, नो डाउट फिजिकली तो उससे हो ही रहा है, लेकिन ज़्यादातर काम आपका जो हो रहा है वो मेंटली हो रहा है। तो अपने मेंटल लेवल को ठीक करना बहुत जरूरी है। जैसे पहले में बताया कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना किसी से, और कोई एक्सटर्नल बाहर की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ना किसी को जोड़ना ना किसी को हटाना, जैसा है वैसे कॉन्सेंट्रेट करके रखना है। ठीक है, अब मोबाइल ज़्यादातर को सोशल मीडिया से दूर रहिए। ठीक है, पढ़ाई में पूरा ध्यान पूरा लगाइए। ठीक है, मैं कुछ जब तक एग्जाम ना हो जाए, एग्जाम होने के बाद फिर तो आराम से फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम लगाइए, इसमें बढ़िया बढ़िया एप्रोन के साथ में, है कि नहीं? दिस इज, है ना, नाम अपना रिप्रेजेंट करते हैं, डॉक्टर दिस, है कि नहीं? तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलो, क्लियर है? तो अभी कुछ दिन के लिए अपने आप को, मैं नहीं कह रहा हूँ खत्म कर दो, मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा उसको अवॉइड कर दो, 5 6 7 मारने के, जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। उसके बाद आराम से जो मर्जी वो करिए, कोई दिक्कत नहीं। देखो, जितनी ख्वाहिशें सब पूरी कर लो। मैं मेडिकल कॉलेज में कोई ख्वाहिशें बचती नहीं है जाने के बाद। ठीक है, ध्यान रखो, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। देखो खैर, हम लोग बात करें, लेकिन तब तक के लिए अपने आप को बिल्कुल थोड़ा सा इस चीज़ ध्यान रखना, अपने हेल्थ का भी ध्यान रखो। नहीं कि पढ़ जा रहे हैं, खाने का ध्यान ही नहीं है, तो वो भी थोड़ा ध्यान रखो। बीमार पड़ जाओगे फिर दिक्कत हो जाएगी, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। काफ़ी बच्चे इसमें बीमार पड़े हुए मुझे लग रहा है ना? तो उसको थोड़ा ध्यान रखो। देखो, क्योंकि इस समय थोड़ा सा मौसम भी तेज से बदले, क्योंकि अभी चल रहा है बरसात, इसी में ये धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगी, इसमें ठंडी में आ जाएगी, है ना? तो थोड़ा सा आपको अपने आप से ध्यान रखना है। खैर देखो, यहाँ पे हम लोग बात करें यहाँ पे प्रिवेंशन की, तो हमने कुछ बातें की थी, कैसे एड्स फैलता है और फैलने पे कौन कौन सी बीमारी होती है, इसका टेस्ट कैसे होता है, सारी बातें हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं। अब सवाल ये है कि इसको हम प्रिवेंशन क्या है एड्स का, देखो जरा। जैसे कि मैं पिछले इसके बारे में बता चुके हैं आपको। कोशिश करो क्लास पे छूटे नहीं चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के, चाहे फिजिक्स, न केमिस्ट्री, न बायोलॉजी। नहीं, ऐसा नहीं कि पता लगा बायोलॉजी कर लिया फिर बाकी में भाग गए, या केमिस्ट्री कर लिया दूसरे में भाग गए, फिजिक्स कर लिया दूसरे में भाग गए। यहाँ पे कोई मनपसंद वाला काम मत कर देना कि हमें फिजिक्स अच्छी लग रही, केमिस्ट्री अच्छी लग रही है, बायो अच्छी लग रही, तो वो कर लिया, उसके बाद निकल लिया। पास में है कुछ, तो मनमौजी मत बनिए, जिम्मेदार बनिए। क्योंकि दिमाग ऐसा कहेगा, चलो जो सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है उसको पढ़ लो, फिर निकल लो, चलते हैं यार, बात तो समझ में ऐसे नहीं आ रहा है। ये गलती मत करना है। आपको समझ में आया चाहे ना है, ठीक है, आपको पढ़ना उस चीज़ को जिम्मेदारी के लिए पढ़ना है। क्योंकि हमने जैसे बात बता दिया कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को पैरेलल लेके चलना, जिस हिसाब से मेरिट जा रही है। कोई भी सब्जेक्ट आपका कमजोर नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसको डिस्कस करो अपने सर से, है ना? और उसको देखो कहाँ गड़बड़ चल रहा है। हर चीज़ डिस्कशन करने से दूर होती है। आप अपने पास रखे रहोगे, अंदर ही कोसते रहोगे, अरे यार समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं कहाँ से आ गया, फिजिक्स क्यों दे दिया, केमिस्ट्री क्यों दे दिया, ना होता तो इतना अच्छा होता, है ना? तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है। आप जो भी चीज़ें हैं उसको आप डिस्कस करते रहो अपने सर से, सर ये दिक्कत हो रही है, वो सर आपको दूर कर देंगे, उसको देखेंगे। जब तक आप बताओ तब तक कैसे चलेगा। या हमारे कोई बायोलॉजी में बहुत स्पीड चल रहा है, तो आप बायोलॉजी में बताओ सर बहुत स्पीड चल रहा है, या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है,
तो चीज़ डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो टीचर ही दूर कर सकता है। आप डायरेक्टली बोल दो, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई डर वाली बात, जैसे कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। आप डायरेक्टली बोल दो कि सर ये थोड़ा समझ नहीं आया मुझे, आप फिर से बता दीजिए इसको, या थोड़ा स्पीड चल रहा है, मेरे समझ नहीं आ रहा है। जो भी आपकी क्वेरी तुरंत ऑन द स्पॉट बोल दिया करो, ठीक है? ये इस चीज़ को ध्यान रखिए और कोशिश ये करें कि तीनों सब्जेक्ट में बराबर आपकी लिस्ट होनी चाहिए। जहाँ पे आप बैठे वहाँ पे आपकी क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, टेबल मैंने बता दिया आपको। सबसे पहले तो आपका फ़ोटो होना चाहिए, आपका नहीं, जिस मेडिकल कॉलेज में आप जा रहे हैं उसका फ़ोटो होना चाहिए। एक लैमिनेट करा के लगा दो सामने टेबल पे। उस मेडिकल कॉलेज का फ़ोटो ताकि आप बैठे तो हाँ, मेडिकल कॉलेज याद आया, ये मेडिकल कॉलेज हमें जाना है। ठीक है, 5-6 महीने के बाद है, वो इंतज़ार कर रहा है मेडिकल कॉलेज आपका जाने के लिए। फ़ोटो लगा दो, वहाँ पे टाइम टेबल लगा दो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। टाइम टेबल लिखाने से कभी पूरा तो नहीं हो पाता, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर होता है कि हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पढ़ रहे हैं। एक वो रहता है ना? ये चीज़ें होनी चाहिए। टाइम टेबल एक फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, साथ-साथ में एक मेडिकल कॉलेज जिसमें भी आप जाना चाह रहे हैं, उसका एक फ़ोटो जो है आप नेट से निकलवा के आप सामने फ्रंट पे लगा दीजिए, ताकि आपको टारगेट पता रहे सुबह-शाम। वो आपको याद दिलाता रहे, बेटा पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ठीक है? मेरिट इतनी जा रही है, हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। तो आपको याद दिलाने के लिए वो चीज़ करनी पड़ती है, ठीक है? देखो, खैर अब देखो यहाँ पे आप कह रहे हैं कि प्रिवेंशन ऑफ एड्स कैसे प्रिवेंट करेंगे, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे हमने बताया कि कौन सी ऐसी बीमारी है जिसका प्रिवेंशन पॉसिबल है। सबका पॉसिबल है, हाँ, आप उससे बचे रहिए। जो चीज़ें बीमारी फैलती है वो सब मत करिए, हाथ पैर सब धुले काम करिए इसमें, ठीक? खाना गंदे हाथ से खाना मत खाइए, सब्जी प्रॉपर तरीके से लाइए धुलिए, तो आपकी बीमारी जल्दी नहीं होगी। एज एड्स हैज नो क्योर, क्या कह रहा है देखो, पहले बोल दिया कि एड्स का कोई क्योर नहीं है, कोई क्योर नहीं, हो गया तो हो गया। देखो यहाँ पे उसके बाद ये नहीं होगा अरे मैं गलती हो गई, मुझे नहीं करना चाहिए था, अब तो भूल गए, ठीक है? तो ये सब यहाँ पे चलती नहीं, वन वे टॉपिक, एक बार हो गया तो हो गया। देखो प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन, कह रहे इसमें सबसे खास बात क्या है, प्रिवेंशन, आप इससे बचे रहिए, यही सबसे बढ़िया तरीका है, ठीक है? आप इससे बड़े रहिए। अब कह रही मोर ओवर एचआईवी इन्फेक्शन मोर ऑफ्टन स्प्रेड ड्यू टू द कॉन्शियस बिहेवियर। यहाँ देखो कह रही ज्यादातर ये बढ़ता क्यों है, कह रही जो एचआईवी होता है इन्फेक्शन मोर ऑफ्टन स्प्रेड ड्यू टू द कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न। क्या इसका मतलब क्या, देखो कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न मतलब होता है कि हर चीज कुछ नया नया चीज सीखने की प्रवृत्ति होती है, कुछ नया नया टेस्ट करने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है? कुछ नया नया चीजें करने की प्रवृत्ति होती है, इसको बोलते हैं कॉन्शियस। उसके बारे में बड़ा उत्सुकता रहता है कि अच्छा कैसे होता होगा, ये कैसा होता है, हर चीज नया जानने की जो प्रॉपर्टी होती है, वही चीजें इसमें ले जाती है बीमारी की तरफ। देखो यहाँ पे एंड इज नॉट समथिंग दैट हैपेंस इन एडवेंचरली, ठीक है? कहने में तो यही हो गया कि ये कॉन्शियस बिहेवियर की वजह से ही होता है, और ऐसा कुछ नहीं होता है कि अचानक कोई जबरदस्ती ये बीमारी आ जाती है। जब तक आप नहीं चाहेंगे आप तक बीमारी ये नहीं आ सकती। बस भी कॉन्शियस बिहेवियर, हर चीज नया नया टेस्ट करने की प्रॉपर्टी, वो चीजें उसको बीमारी तरफ ले जाती है। एंड इज नॉट समथिंग दैट हैपेंस इन एडवेंचरली, जो अचानक हो जाए ऐसा कुछ होता नहीं है कि आप सो रहे थे सुबह उठे तो आपको एड्स हो गया, ऐसा नहीं होता। बस में कुछ कह रहे हैं कि लाइक निमोनिया, जैसे कि निमोनिया होगी बात कर रहे हैं, ठीक है? आप कह रहे हैं कि इसके अलावा बाकी जो बीमारियां उनसे ये अलग भी है, निमोनिया हो गया, टाइफाइड हो गया, ठीक है? ऑफकोर्स इन्फेक्शन इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट, अब करें इसमें जो इन्फेक्शन होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट में हो सकता है, ठीक है? दूसरी कह रहे हैं कि न्यू बॉर्न्स फ्रॉम मदर से हो सकता है, वही बताया गया यहाँ पे, जैसे पहले भी बात कर चुके हम लोग, कहीं ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है जैसे ल्यूकेमिया केस बताया, उस केस में हो सकता है। नया बच्चा जो अपने बच्चा भी जो है दूसरा, उसको मदर का इन्फेक्शन है उसके बच्चे में हो सकता है। मे टेक प्लेस ड्यू टू द पुअर मॉनिटरिंग, ठीक है? और ये कैसे होता है पुअर मॉनिटरिंग, पुअर मॉनिटरिंग मतलब क्या, देखो कह रहे हैं कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, खास बात है जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, जो ब्लड सैंपल आता है चेक कर लिया जाता है, जो ब्लड आ रहा है उसमें सब लिखा रहता है, एचआईवी नॉन कटा होता है उसमें, ठीक है? क्या क्या सिम्टम चीजें होती है वो पूरा पैकेट आता है, उसमें प्रॉपर तरीके से लिखा होता है, ठीक है? तो वही कह रहे हैं यहाँ पे ये सब क्यों होता है, तो उसमें तो लिखा रहेगा कि एचआईवी है कि नहीं है, और जिसमें लिखा है, और पहली बात तो जो कोई ब्लड ही नहीं लेता है, अगर एचआईवी वाला ब्लड है तो कोई लिया नहीं गया, लेकिन मान लो किसी ने ले लिया लापरवाही से और लेके डायरेक्टली चढ़ा दिया। अब कुछ ऐसे भी होते हैं डॉक्टर को डायरेक्टली चढ़ा देते हैं, जैसे ब्लड लिया उधर चढ़ा दिया, जबकि ऐसा अलाउ नहीं। बस है कुछ तो ये कह रहे हैं कि ये पुअर मॉनिटरिंग की वजह से होता है, प्रॉपर तरीके से लापरवाही की वजह से चीजें हो सकती है। जैसे कि मदर की बात करें, जैसे मान लो मदर को पता था पहले से ही कि वो एचआईवी पॉजिटिव है, ठीक है? एचआईवी पॉजिटिव, तो जाहिर सी बात उसको प्रेगनेंसी कंडीशन डालनी चाहिए थी, प्रेगनेंसी हो भी गई तो उसको एबॉर्शन करवा देना चाहिए था, उसको पता है उसकी वजह से बच्चों में भी चीजें आ जाएंगी। तो सब क्या है पुअर मॉनिटरिंग, लापरवाही की वजह से, चाहे वो मदर से बच्चे में आए, चाहे वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से होता है। बहुत बड़ी घोर लापरवाही होती है जिसकी वजह से बीमारी इस तरीके से फैल सकती है, अदरवाइज ये नहीं फैल सकती। यहाँ देखो फिर द ओनली एक्सक्यूज मे बी इग्नोरेंस, वही कह रहे हैं इसमें
एक्सक्यूज मतलब इसमें यही चीजें हैं, लोग एक्सक्यूज देते हैं कि इग्नोरेंस है इसमें, यानी कि लापरवाही किया जाए, चीजों को टाल देगा, अरे इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, फिर वो चीजें हो जाती है। एंड इट इज हैज बीन राइटली सेड। अब करें कि इसीलिए इसके बारे में एक बात बोली गई है, वो क्या बोला गया, जरा इसको ध्यान देखो। इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे देखो, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। क्या मतलब इसका, इसका मतलब ये है डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। एक बात तो यहाँ पे सच बताया कि हमने यहाँ पे कि इस दुनिया में जितने भी स्पीसीज है सबकी क्या है, डेथ निश्चित है ना, डेथ क्या है, निश्चित है। एक बात तो क्लियर हो गया, किसको छोड़ के, सिंगल सेल आगजम जैसे कि अमीबा है ना, सिंगल सेल आगजम को छोड़ के जितने भी आगजम दुनिया में है उनकी डेथ क्या है, निश्चित है, बस आगे पीछे होगा लेकिन होगा जरूर। बस में यानी कि मरना तो फिक्स है सबका, जो आया उसका मरना भी तय, जैसे आना फिक्स है वैसे जाना भी फिक्स है उसमें, तो इससे पहली बात तो डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात करें, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, मतलब ये कहने मतलब अब ये मान लिया जाए, एक बात तो क्लियर हो गई कि सबका मरना फिक्स है, हर कोई यहाँ पे मरेगा जाएगा, ठीक, परमानेंट कुछ नहीं है। यहाँ देखो क्या है, तो कह रहे मरना तो है लेकिन अज्ञानता के कारण मत मरो। अज्ञानता मतलब हमको पता नहीं था, गलती हो गई, भूल हो गई, है ना, सबको पता है, किसको नहीं पता होता है इसके बारे में, छोटे बच्चों को पता होता है, तो हमें पता नहीं था, पहले किसी ने जानकारी नहीं दी। वही कह रहे हैं कि अज्ञान, इसका मतलब क्या हुआ, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, यानी अज्ञानता के कारण मत मरो या अपनी लापरवाही की वजह से मत मरो। लापरवाही आपने की जिसकी वजह से खामियाजा भुगतना पड़ा, आपकी जान चली गई उस बस में। तो अगर ये सेंटेंस आता है डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस इज रिलेटेड टू एड्स, निमोनिया, टाइफाइड, अमीबिक डिजेंट्री, क्या बताओगे, एड्स। ये सेंटेंस किसके लिए दिया गया है, एड्स के लिए दिया गया। बस में कुछ डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस अभी तक ऐसा आया नहीं है, बस सेंटेंस लिख के दे देगा, पूछे कि किस बीमारी से रिलेटेड है, क्या बताओगे, एड्स। इसका मतलब हुआ डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, मतलब अज्ञानता के कारण मत मरो, मरो लेकिन अज्ञानता के कारण मत मरो, मरना तो है ही है। देखो, इन आवर कंट्री द नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, यानी हमारे कंट्री में ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसपे काम कर रही है। देखो, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलते हैं नाको। आप रेडियो सुनते होंगे, अब तो कोई सुनता ही नहीं है, उसमें लिख के आता है, कोई भी एड्स के बारे में जागरूकता के लिए आता है, उसमें लिखा था नाको द्वारा जनहित में जारी, नाको द्वारा जनहित में जारी, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। और ये कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, ठीक है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे मैंने बहुत सारे आपको शॉर्ट फॉर्म बताए थे, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। और कौन शॉर्ट फॉर्म बताया था, जैसे कि आईसीबीएन बताया था, बताओ आईसीबीएन क्या बताया था, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। आईसीजेडएन बताया था, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। पास में कुछ, तो कई सारे हमने यहाँ पे आपको फुल फॉर्म बताया था। देखो, कह रही कि एन अदर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, क्या बोलते हैं इसको, एनजीओ। एनजीओ का नाम तो सुना ही होगा, इसका बोलते हैं नॉन गवर्नमेंटल, मतलब ये प्राइवेट संस्था होती हैं जो लोगों को जागरूक करती हैं, ठीक है। आर डूइंग ए लॉट ऑफ एजुकेट पीपल अबाउट एड्स, ये लोग यानी कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और साथ साथ जो एनजीओ होती है, ये लोगों को जागरूक करने के लिए काफी काम कर रही हैं। एक गवर्नमेंट संस्था, एक नॉन गवर्नमेंट संस्था, इसको बोलते हैं एनजीओ, ठीक है। देखो, इनको अलग से कुछ पेमेंट मिलते हैं, एक तरीके से कह सकते हो, उसको क्या बोलते हैं, जो मिलता है प्राइवेट को, गवर्नमेंट देती है इसको, है सब्सिडी टाइप में, उसको नहीं अलग नाम देते हैं कुछ, है ना, कुछ देते हैं। खैर, गवर्नमेंट से इनको हेल्प मिलती है लेकिन एज ए सैलरी नहीं मिलती। देखो, आर डूइंग ए लॉट टू एजुकेट पीपल। अब करें यहाँ पे अबाउट इट्स, WHO हैज स्टार्टेड नंबर्स ऑफ प्रोग्राम टू प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ HIV इन्फेक्शन। हालांकि WHO ने बहुत सारे प्रोग्राम इस पर ऑलरेडी चल रहा है, इस HIV इन्फेक्शन को, मतलब उसके नॉलेज को बताने के लिए। मेकिंग ब्लड फ्रॉम ब्लड बैंक, अब कह रहे हैं यहाँ पे देखो, तो कह रहे हैं कि अगर ब्लड लेना है तो कहाँ से लीजिए, ब्लड बैंक से लीजिए, है ना, ये सेफ रहता है। तो लोग करते क्या है, जैसे हॉस्पिटल होता है ना, बहुत से लोग मिल जाएंगे, वो कहेंगे ब्लड सस्ते में दिला देंगे यहाँ पे, ठीक है, मतलब उसमें भी मोल भाव करना शुरू कर देते हैं कि आपको खून जो है वो सस्ते मिल जाएगा, चलो हमारे यहाँ दिलवा देंगे, ठीक है। तो ऐसा भी हो तो लोग गलत तरीके से धंधे करते रहते हैं, ठीक। और वहाँ पे जो नॉर्मल कोई भी आदमी चल रहा है, मान लो ड्रग एडिक्ट, तो लोग करते क्या, वहाँ से खून निकाल लेते हैं, कुछ पैसे दे दिए, 400-500 रुपये, ब्लड निकाल लिए और उसको जो है 4000-5000 में बेच देते हैं, जैसा उनको मिल जाता है ना। तो सस्ते के चक्कर में लोग बाहर चले जाते हैं। हालांकि गवर्नमेंट में ऑलरेडी सस्ता ही होता है, लेकिन फिर भी आदमी को महंगा ही लगता है ना, तो जाके ले लेते हैं और नतीजा क्या होगा फिर जानते ही हो। फिर मेकिंग ब्लड फ्रॉम ब्लड बैंक, तो आप क्या करेंगे, ब्लड को लेना कहाँ से लेंगे, ब्लड बैंक से ही लेंगे। देखो यहाँ पे, सेफ फ्रॉम HIV, जो HIV जिसमें इन्फेक्शन ना हो। इंश्योरिंग द यूज ऑफ ओनली डिस्पोजेबल निडल्स, और कह रहे हैं कि जो यूज ऑफ ओनली डिस्पोजेबल निडल्स एंड सिरिंज इन पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल,
ओनली डिस्पोजेबल, क्या मतलब, डिस्पोजेबल निडल्स एंड सिरिंज, जो निडल्स होती है, जो सिरिंज होती है, ठीक है, उसको क्या करें, डिस्पोजेबल ही यूज करना है, मतलब एक बार यूज करने के बाद उसको हटा देना, फेंक देना, फिर दूसरे व्यक्ति के लिए दूसरा इंजेक्शन सिरिंज यूज करेंगे। एक ही इंजेक्शन या सिरिंज सबके लिए यूज नहीं करना है। ओनली डिस्पोजेबल निडल्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल एंड क्लिनिक भी, ठीक है। आगे देखो, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डोम, कहीं कॉन्डोम का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। देखो आगे दूसरी बात करें यहाँ पे कंट्रोलिंग, आगे बताया गया यहाँ पे ड्रग एब्यूज, ड्रग एब्यूज को कंट्रोल किया जाए। आपको पता है यहाँ पे जो ड्रग होते हैं यहाँ पे नारकोटिक ब्यूरो वाले, है ना, पुलिस होती है पूरी, वो चेक करती रहती है यहाँ पे कि कोई ऐसा तो नहीं कितनी ड्रग आ रही है, क्योंकि सब लिमिटेशन लिखी जाती है, क्योंकि मेडिकल लिस्ट में दवाइयाँ बनती है तो लिखा जाता है कि इतनी दवाइयाँ इस यहाँ पे बननी है, इतना कंजम्पशन है, लेकिन उससे ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई ये ड्रग एब्यूजर चल रहा है चीज़ें, ठीक है। तो जो ड्रग एब्यूज है उससे भी बचाते हैं। एवॉइडिंग एडवोकेटिंग सेफ सेक्स, कह रहे हैं एडवोकेटिंग सेफ सेक्स एंड आगे बताया गया प्रमोटिंग रेगुलर चेकअप। कह रहे हैं कि सेफ सेक्स मतलब ये होता है कि आप देखो यहाँ पे कि मान लो कोई पर्सन उसको ऑलरेडी HIV इन्फेक्शन है, जेनेटल हर्पीस है, लिकोरिया है, कोई ऐसी बहुत बीमारियां हैं, तो अगर वो किसी सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व हो तो क्या होगा, ये बीमारी उसको भी ट्रांसफर हो जाएगा। बहुत सारी जेनेटल बीमारी होती है जो यहाँ पे वो ट्रांसफर हो सकती है, इसलिए बताया गया एडवोकेटिंग सेफ सेक्स को प्रमोट किया था। दूसरा देखो प्रमोशन ऑफ रेगुलर चेकअप फॉर HIV इन सस्पेक्टेबल पॉपुलेशन आर सम सच स्टेप टेकन अप। अब कह रहे हैं कि मान लो अगर आपको ये नजर आया कि कोई पेशेंट आया उसको HIV पॉजिटिव मिला, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से पूरा उसको इन्फॉर्म किया जाता है पुलिस को, वो जाके जहाँ से वो आया है उससे पूछे कहाँ कहाँ वो इंटरकोर्स किया है, वो जाके चेक किया जाएगा, उनमें भी चेकिंग पूरी होगी और उनको अलग सेंटर में उसको रखा जाएगा। बस मैं कुछ तो कहने मतलब ये ताकि वो और बीमारी और लोगों में ना फैले, क्योंकि बहुत लोग पता ही नहीं इसमें उनको HIV इन्फेक्शन भी है, बांटे जा रहे हैं, है ना। तो कह रहे हैं उसके लिए भी उनको ये बताना पड़ेगा, जो जहाँ सस्पेक्ट है वहाँ पे उनको बताना पड़ेगा कि हाँ यहाँ चीज़ें सस्पेक्ट हो सकती है। सबका चेकअप होगा, सबका HIV चेक होता है, और चेक होने के बाद जो मिलते जाए उनके प्रॉपर तरीके से अलग से काउंसलिंग की जाती है, उनको दवा अलग से करती है, काउंसलिंग की जाती है, और बता दोगे तो कोई ऐसा तो पागल नहीं है कि बता दोगे उसके बाद ही वो इन्फेक्शन फैलाएगा, है ना। तो एटलीस्ट दूसरे लोगों में फैलने से बच जाएगा। वही कह रहे हैं चेकअप फॉर द HIV इन सस्पेक्टेबल पॉपुलेशन आर सम ऑफ द सच स्टेप टेकन, क्योंकि अब मैं बताया यहाँ पे कि इसके सिम्टम आने में 10 से 15 साल लग जाते हैं, और 10 से 15 साल में तो बहुत कहानी हो जाएगी फिर, है ना, बहुत लंबे लेवल पे ये फैल जाएगा फिर, है ना, आपको पता नहीं होगा तो काफ़ी ज़्यादा फैल सकती है। वही कहने मतलब यहाँ पे है कि इस चीज़ के लिए पूरा जागरूक की जाती है। तो ये नेशनल लेवल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पे काम की जाती है। खैर देखो फिर से रिपीट करें, हम पढ़ रहे हैं एड्स के प्रिवेंशन के बारे में। पहले से बताया कि एड्स का कोई क्योर नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है, एड्स का कोई इलाज नहीं है, तो बेटर क्या है, इससे बचाव ही इसका इलाज है, एड्स से बचाव ही इसका क्या है, इलाज है। बस में कुछ आगे देखो, दूसरी बात हमने बताया था यहाँ पे कि जो HIV इन्फेक्शन होता है वो बेसिकली क्यों होता है, कॉन्शियस बिहेवियर की वजह से होता है, नई नई चीजें प्रैक्टिस करने की वजह से चीजें होती है, कहने की। और दूसरी बात बताया कि यहाँ पे जैसे निमोनिया और टाइफाइड जो बीमारियां होती है ये बिल्कुल इससे अलग है, बस ना, निमोनिया टाइफाइड की तरह नहीं है, बिल्कुल ये दूसरे ऐसा अलग है। दूसरी बात कह रहे हैं यहाँ पे जो इन्फेक्शन होता है बताया था हमने कैसे होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन तरीके से होता है, ठीक है। न्यूबॉर्न्स जो बेबी होती है कहाँ से, मदर से होती है, और ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पुअर मॉनिटरिंग होती है, देखभाल नहीं होती है, क्योंकि जो ब्लड में पता है यहाँ पे कि ब्लड जो है इसमें HIV तो चढ़ाने की जरूरत ही नहीं थी, पहली चीज तो ये। और मदर को भी पता था कि HIV इन्फेक्शन है, क्योंकि आपको पता है जब भी प्रेगनेंसी होती है ब्लड लगातार चेक की जाती है, हीमोग्लोबिन देखा जाता है ना, कि वहाँ कोई कम तो नहीं हो गया है, और वो सब चीजें होंगी तो HIV भी इन्फेक्शन की जाती है, टेस्ट उसमें किया जाता है, और पता है कि अगर मदर को यहाँ पे HIV है तो बच्चे का उसको डिलीवरी का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ऑलरेडी उसको इन्फेक्शन होगा। ये सब क्यों होता है, ड्यू टू पुअर मॉनिटरिंग। दूसरी बात करें यहाँ पे हमने बताया था कि इसका मतलब ये बताया गया कि जो एड्स बताया गया इसमें कह रहे हैं डेथ इसमें निश्चित है ना। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि डेथ तो हर इंडिविजुअल का, हर व्यक्ति का निश्चित है, लेकिन अज्ञानता के कारण डेथ नहीं होनी चाहिए, लापरवाही के कारण डेथ नहीं होनी चाहिए, बस में कुछ। तो वही चीज बताया गया डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, मतलब होता है अज्ञानता के कारण मत मरो, है ना। देखो आगे अब कह रहे हैं यहाँ पे नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, दो संस्था है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जिसका संस्था कहाँ है, न्यू दिल्ली में। एक संस्था ये है जो कि गवर्नमेंट है, और दूसरा है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि NGO है, बहुत सारे NGO हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, लोगों को इसके बारे में जागरूक कर रही हैं, बस में। और बताते हैं कि यहाँ पे जो ब्लड लीजिए वो कहाँ से लीजिए, हमेशा ब्लड बैंक से लीजिए, रजिस्टर्ड ब्लड बैंक, ये गवर्नमेंट भी होते हैं ब्लड बैंक, और प्राइवेट में भी ये हॉस्पिटल में ये ब्लड बैंक होता है, ठीक है। दूसरी बात कह रहे हैं कि और कौन कौन तरीके यहाँ बताए गए, जैसे यहाँ पे तो यहाँ पे जब भी यूज करना है ओनली डिस्पोजेबल निडल यूज करना है, कि एक बार निडल यूज किया दूसरे के लिए इसको अप्लाई
नहीं कर सकते हैं। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डोम को डिस्ट्रीब्यूशन फ्री करना है। दूसरा बताया गया यहाँ पे, देखो क्या क्या कह रहे हैं कि कंट्रोलिंग ड्रग एब्यूज, जो ड्रग एब्यूज करते हैं उनको कंट्रोल करना है ना। दूसरी बात कह रहे हैं कि एडवोकेटिंग सेफ सेक्स, उसके बारे में एडवोकेट करना, कोई बीमारी किसी को तो दूसरे से सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करे। प्रमोटिंग रेगुलर चेकअप, और जहां जहां कोई सस्पेक्ट अगर कोई पेशेंट मिल गया है किसी भी एसटीडी बीमारी से तो तुरंत जाकर उसको चेक करो कि आसपास जहां जहां उसके साथ बैठना उठना है हर जगह वो चेक करे, ताकि कोई और दूसरा पेशेंट तो नहीं। ये पेशेंट आते हैं बहुत मुश्किल से, डरते रहते हैं चेक करने के लिए, है ना। लेकिन वही चीजें हैं यहाँ पे। खैर, तो ये कुछ बातें हम लोग कर रहे थे। इससे बहुत सारे लोग पेशेंट पूछते हैं, सर देखा, हम बता रहे थे ना कुछ नहीं निकला मेरे में, ऐसे बोलते हैं। देखा, हम बता रहे थे ना कुछ, आप फालतू पूरा टेस्ट करवा दिए। ये तो अच्छी बात है कि कुछ नहीं निकला है, निकला तो क्या होता है, निकला तो क्या होता है। तो खुशी की बात है कि आपका चेक करा दिया गया और कंफर्म हो गया कि हाँ आपको कुछ नहीं है ना, ऐसे बताते हैं लोग। खैर, वैसे एक साल में एक बार फुल बॉडी का चेकअप कराना जरूरी होता है। जैसे गाड़ी सर्विसिंग होती है ना, ऐसे फुल चेकअप करा लो, ताकि आपको आइडिया रहे कि आपके बॉडी में क्या गड़बड़ी चल रही है, ताकि उसको बीमारी होने से पहले ही आप उसको ठीक कर ले जाओ, उसको सप्लीमेंट में पूरा कर दो। पास में कुछ इसका खासकर ध्यान रखिएगा। खैर, हो गया। तो ये कुछ बातें हम लोग यहाँ पे कर रहे थे। इंपॉर्टेंट चीज फिर से बता दूं मैं कि पहली बात, एड्स का कोई इलाज नहीं है, तो इससे बचाव ही इसका इलाज है। इससे बचाव ही इसका क्या है, इलाज है। प्रिवेंशन इज बेस्ट ऑप्शन, इसका यही है। और दूसरी बात हमने बताया यहाँ पे कि डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस किससे कनेक्टेड है, ये एड्स से रिलेटेड है। और कौन कौन संस्था जो जागरूक कर रही है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरी कौन सी है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलते हैं एनजीओ। क्या बोलेंगे, एनजीओ बोलेंगे, ठीक है। और कुछ तरीके बताएं जिसकी वजह से चीजें ये और कम हो सकती है। और ये नेशनल इंटरनेशनल दोनों लेवल पे ये काम किया जा रहा है, ठीक। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, देखो आगे। अब कह रहे हैं कि इन्फेक्शन विद एचआईवी आर हैविंग एड्स इज समथिंग दैट शुड नॉट बी हिडन। कह रहे हैं कि इसका इन्फेक्शन हो या, तो कह रहे हैं इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको छिपाने की जरूरत है। इसमें ऐसा कुछ नहीं जिसको छिपाने की जरूरत है, क्योंकि जो बीमारी है अगर वो पता चल जाए तो कुछ आपको मेडिसिन दे देंगे। मान लो आप 10 साल जिंदा रहते तो 5 साल और जी लेंगे, अगर बता देंगे तो। और नहीं बताएंगे तो फिर तो आपको मरना है ही है, उसको कोई बचा ही नहीं पाएगा। तो वही कह रहे हैं ऐसा इसमें कुछ नहीं जिससे इसको छिपाने की बात है। देन द इन्फेक्शन में स्प्रेड टू मैनी मोर पीपल। लेकिन हाँ, इससे एक फायदा जरूर हो जाएगा कि बाकी लोगों में फैलने से रुक जाएगा। उसको पता चेक नहीं कराएगा, पता नहीं चलेगा, और पता नहीं चलेगा तो और लोगों में ये बीमारी ये फैलाता रहेगा पास में। तो और लोग जो बीमार होने से बच जाएंगे, इसका एक ये फायदा है। और जो पेशेंट है उसका ये फायदा है, उसको दवाई दे दी जाएगी, पता चल जाएगा हाँ इसको ये है। दवाई देने से वैसे अगर मान लो उसके 10 साल में उसकी डेथ होनी है तो 4-5 साल और जिंदा रह लेगा, है ना। एक ये फायदा है, वही कह रहे हैं यहाँ पे देखो। Since the infection may spread to many people, more people, HIV/AIDS infected people need help। क्या करें यहाँ पे, ये जो HIV इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं उनको हेल्प की जरूरत होती है, हेल्प करना होता है, एंड सिंपैथी, और उनके साथ सिंपैथी रखना होता है। इंस्टेड ऑफ बीइंग स्टंटेड बाय सोसाइटी, स्टंटेड मतलब उसको सोसाइटी से बाहर नहीं निकालना चाहिए। सोसाइटी से बाहर करो, बाहर निकलो, ठीक है। तुमने ऐसे कर्म किए हैं, तुम किसी लायक नहीं हो, तुम्हें जीने का अधिकार नहीं है, नहीं। तो ये चीज भी है। मान लो 15-20 साल की उसकी लाइफ, तो कहो ऐसे ही मर जाए वो। लोग ताने सुन सुन के, जो जा रहा है वही 3-4 बातें बोल के जा रहा है, तो क्या होगा उसको लगेगा। घर वाले बोल रहे हैं, बाहर वाले बोल रहे हैं, बाहर वाले तो और मजा लेते हैं, है ना। अच्छा अच्छा, क्या होगा फिर, हो गया तो हो गया, इसमें क्या कर सकते हैं, है ना। तो ये कहने मतलब यहाँ पे उसको सोसाइटी से उसको डिस्कार्डेड नहीं करना चाहिए, ठीक। अब देखो, क्योंकि उसके अंदर एक चीज ये भी आ सकता है कि मान लो कि अगर उसको जहां कहीं, अगर मान लो ये लग जाता है कि आपने बायो वेपन्स का नाम सुना होगा, सुना है, बायो वेपन्स सुना है, हथियार, जैविक हथियार हिंदी में बोलते हैं। जैविक हथियार में क्या है, किसी मतलब वायरस छोड़ देना या बैक्टीरिया छोड़ देना किसी डिस्ट्रिक्ट में या कंट्री में, उसको बोलते हैं बायो वेपन्स, जिससे वहाँ के लोग मर जाएं, तबाह हो जाएं, है ना। बिल्कुल ऐसे भी ये काम कर सकता है। मान लो कोई पेशेंट है, उसको पता चलेगा कि हाँ मैं एड्स है, तो जानबूझ के फिर वो क्या करेगा, उसको फैलाएगा, है ना, फैला सकता है। तो ये भी इसका एक दुरुपयोग भी चीजें हो सकती है। वो सोच रहा है कि हमको तो जाना ही है अब, तो क्यों ना हम फैला के जाएं, सबको लेके जाएं 4-5 लोग। ये भी चीजें इसका दिमाग में चीजें, अगर सोसाइटी को डिस्कार्ड कर दिया गया तो फिर उसके साथ दिक्कत ये भी आ सकती है ना। तो ये सब बातों को ध्यान रखना चाहिए।
कि सोसाइटीज को डिस्कार्डेड नहीं करना चाहिए, उसको हेल्प करनी चाहिए। भाई जो कुछ हो चुका तुमको पता थोड़ी नहीं था, जो हो चुका तो हो चुका, ठीक है। आप कोशिश ये करो कि इसमें दवा लेते रहो, तुम ठीक हो जाओगे। उसको मेंटली सपोर्ट की जरूरत होती है, क्योंकि मेंटली सपोर्ट करने से जो ड्रग होती है इसकी, ठीक है, एजेटी वगैरह चलता है इसमें, तो उसमें देखा भी, ऐसा भी देखा गया है कि जो अगर मान लो 5 साल तो चली जाता है, दवा दी जाती है अगर पता चल गया है तो, अदरवाइज 10-10 साल तक लोग जिंदा रह जाते हैं, 10 साल 15 साल तक सर्वाइव कर जाते हैं इसमें, इसी वजह से, सिर्फ मोटिवेशन की वजह से, क्योंकि इम्यून सिस्टम थोड़ा सा उनका क्या रहता है, स्ट्रांग रहता है ना। तो उधर वो लो भी करता रहता है, इधर थोड़ा सा स्ट्रांग करने, थोड़ा सा मोटिवेशन होना चाहिए जिसको आदमी को ये लगे हाँ हम सर्वाइव कर सकते हैं जिंदा रह सकते, अदरवाइज क्या करेगा, तो टेंशन के मारे उसको बीमारी हो जाएगी, है ना। खैर, अनलेस सोसाइटी रिकॉग्नाइज इट एज ए प्रॉब्लम टू बी द डील्ड विद इज कलेक्टिव मैनर, मतलब ये कहने में हमारी पूरी सोसाइटी की चीज समझना पड़ेगा कि भाई बीमारी की उसकी वजह क्या है ना, कैसे यहाँ ट्रांसफर हुआ, ये सब प्रॉब्लम हुई क्यों, तो उस पर पूरी सोसाइटी को सोचना चाहिए। कह रहे हैं कि यहाँ पे मैनर द चांसेस ऑफ वाइडर स्प्रेड ऑफ द डिजीज इंक्रीजेस मैनीफोल्ड, उससे क्या होगा, सोसाइटी में अगर लोग जागरूक रहेंगे तो चीजें बीमारी और फैलने से रुक जाएगा। इट इज मेलिडी दैट कैन ओनली बी टैकल्ड बाय द सोसाइटी एंड मेडिकल फ्रेटर्निटी। कह रहे हैं यहाँ पे ये जो सोसाइटी होती है वो इसको प्रॉब्लम टैकल मतलब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है, हल करना, ठीक है। तो जो सोसाइटी हमारी है वही इसका हल निकाल सकती है। देखो यहाँ सोसाइटी एंड मेडिकल फ्रेटर्निटी, ठीक है, जो मेडिकल सुविधाएं हैं उससे उसको क्या नाम हेल्प दिया जाएगा, एक्टिंग टुगेदर टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द डिजीज, ताकि ये बीमारी जो है फैलने से रुक जाए। मान लो किसी सोसाइटी में 2 लोग रह रहे हैं, एक को बीमारी हो गई है, उसने किसी से बताया नहीं, अपने किसी खास दोस्त से बता दिया, उस दोस्त ने किसी और से दोस्त से बता दिया। देखो किसी से बताना मत, एक चीज बता रहे हैं, रामू को ये हो गया, वो कहेगा दूसरे बताया, देखो किसी बताना मत, रामू को ये हो गया, ये हो गया है क्या। अपने क्लास में कौन कौन है, हाँ रिया, अच्छा ठीक है, तो ही कहने मतलब है ना, कोई दी क्या कहना चाह रहे हो, मुद्दे की बात बोलो, है ठीक है हम समझ गए, है किसी एक पेशेंट में आया होगा, कहीं ना कहीं बाहर से लेके आई होगी, ठीक, खैर 12 ठीक हो जाएगा, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है ऐसी, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको उसको सेफ रहना पड़ेगा, है ना, अच्छा होगा थोड़ा सा, लेकिन वो क्लास देख रही है, सुन रही होगी, नहीं है? देखो यहाँ पे इसमें नहीं आ रहा, लाइव में दिख नहीं रहा, ठीक है, ठीक है। तो किसी कोई एक तो लेके आया है बाहर से, है ना, अदरवाइज हमारे क्लास में तो चीजें नहीं होती, वही चाइना वाइना से कोई लेके आया होगा, है ना, चाइना और अफ्रीका से, तो किसी को हुआ होगा, वो फैल जाता है। तो अभी मुझे लग रहा है कि 15-20 दिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना, तब तक जो ऐसे लोग हैं वो वीडियो देख के काम चलाएं। देखो खैर, तो कहने मतलब यहाँ पे ये है, बताने पर्पज ये है कि वो सोसाइटी के लोग, अब जो दोस्त है वो आपस में बात करने से अच्छा है कि वो जाके डायरेक्टली वो डॉक्टर को किसी बताया कि हाँ चीजें ऐसी दिक्कत है, तो कुछ कर सकता है डॉक्टर करेगा, है ना। देखो वही कह रही है, जो सोसाइटी पूरी मिल के अगर काम करेगी तो फिर चीजें हो सकता है। उन्हें डॉक्टर को पता, इलाज तो डॉक्टर तब करेगी जब उसको पता चलेगा, और पता ही चलेगा, और आपस में जो पूरा ग्रुप समूह उसमें चल रहा है, सबसे बातें चल रही है, डॉक्टर तक ये बातें नहीं पहुंच पा रही, डॉक्टर खुद जाएगा घर घर में, कुछ उसको पता करेगा हाँ भाई हाँ क्या चल रहा है ना। तो वही कहने मतलब यहाँ पे ये है कि ये सब पूरे समाज का, और साथ में जो डॉक्टर हैं, ठीक है, सोसाइटीज और डॉक्टर, पूरा मेडिकल जो सुविधाएं हैं वो सारे मिलकर काम करेंगे, तो इस पे इसको फैलने से रोका जा सकता है। क्या लिखा देखो, स्प्रेड ऑफ द डिजीज, तो हमें डिजीज को तो कुछ नहीं हो सकता, हो गया तो हो गया, लेकिन अब दूसरे लोगों में ये फैलने ना पाए उसके लिए हमें कोशिश करना पड़ेगा, दोनों लोग इससे सपोर्ट करें तभी चीजें हो पाए, अकेले कोई नहीं कर पाए। कुछ समझ आया, तो इस तरीके से हमारा ये एड्स वाला टॉपिक ये खत्म हो गया, उसमें और कुछ क्लियर, जितनी बातें बताएं तो खासतौर पर ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन इसमें तो बहुत सारे बन सकते हैं, आपने देखा भी है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं, ठीक है। बस आपको नए नए क्वेश्चन जो हमने बताया यहाँ पे कि जो डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, नाको, एनजीओ, है ना, ये सब चीज बातें रखना, कैसे फैलता है, इसके बचाव के तरीके क्या है ना, तो किन किन लोगों में ये चांस ज्यादा होता है, ये सारी बातें यहाँ पे, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे देखो, अब अगला हमारे पास है कौन सा, देखो कैंसर। हमने बताया था इन्फेक्शियस में सबसे खतरनाक बीमारी कौन बताई थी, इन्फेक्शियस में, नॉन इन्फेक्शियस में कैंसर, ये नॉन इन्फेक्शियस है भाई, नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है। छूने से होता है क्या ये, अच्छा एड्स क्या छूने से हो जाता है, गले मिलने से हो जाता है, हाँ उसके आगे बताया था, उसके आगे नहीं करना है, ठीक है, गले मिलने, ठीक है।
कैंसर की बात भी सेम है। यहाँ पे ये भी कैसा होता है, नॉन फिक्शन होता है, छूने से साथ में खाना खाने से कैंसर नहीं होता है। खैर देखो, टीवी पे आप ऐड देखते भी होंगे, है ना। देखो आगे कह रहे हैं कैंसर इज द वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड डिजीज, सबसे खतरनाक बीमारी है। आप लोग को पता तो नहीं चलता है, लेकिन इसके केस बहुत आ रहे हैं। जो सर्जरी वाला डिपार्टमेंट है वहाँ पे केस बहुत आते हैं, ठीक है। आपको लगता है सब लोग खाते रहे, देखो खास कर जो शाम बहार वाला केस है, ये तो बहुत आते हैं। शाम बहार, गुटखा, पान मसाला, और वो क्या है, कमला पसंद, है ना, विमल, है ना। और सबसे सबसे गंदी बात तो ये है कि बड़े बड़े जो एक्टर हैं, है ना, सलमान खान और क्या नाम है, अमिताभ बच्चन, है ना, रणवीर कुमार, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, अजय देवगन, उसका तो दांत ही खराब है अजय देवगन का। मुझे लग रहा है मसाला खुद ही खाता है वो, है ना, मसाला खा के दांत खराब कर रखा है। तो कहने मतलब वो खुद खाए लेकिन पब्लिक को एडवाइस ना करे, है ना। उनको तो पैसे मिल जाता है ना। मुझे लग रहा है उससे लाख गुना अच्छा हमारा रिक्शे वाला है। रिक्शे वाला जो मेहनत करके खाता है, तो गंदी चीज का प्रमोट नहीं करता है ना। जो जहर लोग बेचने के काम कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन देखो क्या बोलते हैं उनको, पता है, सुपर स्टार, स्टारों के स्टार क्या काम करते हैं, जहर बेच रहे हैं, है ना। तो ये सब चीजें हैं, मतलब कितने गंदे टाइप लोग। खैर देखो इधर, यहाँ हम लोग बात करें यहाँ पे, मतलब बिल्कुल भी नहीं, एक एक रुपए के लिए सोचो, 1 रुपए के आता है ना। ये लोग मतलब जहर बेच रहे हैं पूरा, और अपने आप लगाते सुपर स्टार है ना। देखो खैर यहाँ पे, कैंसर इज द वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड डिजीज ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड इज ए मेजर काज ऑफ डेथ। कहने ज्यादातर आप देखोगे तो जो डेथ है कि रीजन यही होते हैं। और आप देखोगे भी, आप जब जाओगे मेडिकल कॉलेज में, सबसे ज्यादा आपको सर्जरी में यही मिलेंगे आपको, ये श्याम बाहर वाले, पुड़िया, है ना, गुटखा, ये सब मिल रहे हैं। अच्छा, लोग ये भी लगने लगता है कुछ जो फैन होते हैं, खास हम ला लो अमिताभ बच्चन कोई फैन है, उसको ये लगने लगेगा सब कुछ किनारे कर देगा वो। नो डाउट उनके अंदर भी और सारी चीजें होती हैं, लेकिन वो उसको यही लगेगा हमेशा कि ये पुड़िया खाते हैं, कमला पसंद खाते हैं, इसलिए सुपरस्टार बन गए हैं। तो सारा काम छोड़ के पहला काम करें तो पुड़िया ले आते हैं, कमला पसंद, हम भी सुपरस्टार बन जाएंगे, है ना। उसको फॉलो जो करते हैं, ठीक है, जो फॉलो करते हैं, इसलिए कहते हैं कभी भी किसी का भक्त नहीं बनना चाहिए, है ना, किसी का भक्त नहीं बनना चाहिए। क्या हुआ है? ठीक है, ठीक है। इसलिए कभी किसी के भक्त नहीं बनना चाहिए, ना किसी के फैन बनना चाहिए। हमेशा इस चीज को ध्यान रखो, फैन रखो तो वो गलत तरीका हो सकता है, क्योंकि आप जिसको फॉलो कर रहे हैं, पता लगा वही गंदा निकला, तब क्या करोगे। तो ये सब चीजें नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो खैर ये सब चीजें हैं, तो कह रहे हैं कि ये हीरो है, सुपरस्टार है, सबसे बड़े हीरो तो मुझे लग रहा है कि भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद, हाँ रियल में, जो उन्होंने देश के लिए क्या कुछ नहीं किया उन्होंने, है ना। लेकिन ये सब हीरो बन के टहल रहे हैं, और हरकतें देखो कैसी कितनी गंदी है, मतलब टिकट टाइप की तो बोलते हैं, और बड़े बड़े सुपर स्टार लगाते हैं। खैर देखो, तो हम लोग बात करें डेड डिजीज। अच्छा, साउथ में कभी देखा है किसी को ऐसा ऐड करते हुए? साउथ के जो हीरो हैं, देखा है किसी को? है? है? फिल्म में नहीं, स्मोकिंग तो उनका वो एक्टिंग होता है, वो ऐड का पार्ट होता है। ऐसे अलग से कुछ ऐड कर रहे हैं कंपनी का, हमें तो लगता है ना, साउथ में लोग नहीं करते हैं। आई होप एक हमारी जो एक साउथ की, हमारी नहीं मतलब सबकी है, वो जो है उसका नाम नहीं याद आ रहा है यार मुझे, हीरोइन एक, हाँ साई पल्लवी, बिल्कुल बस, क्या बात है, मतलब इसलिए मैंने कहा थी हमारी फैन है और भी लोग फैन है, साई पल्लवी, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो डॉक्टर भी है बाय प्रोफेशन, आप लोग की तरह वो भी डॉक्टर है, हाँ डॉक्टर भी है, ठीक है। तो उसके पास वैसे थोड़ा सा चेहरे पे थोड़ा मुहासे भी निकले हुए हैं, एक आपने देखा भी होगा, है ना, कई मूवी देखी होगी। क्या हुआ, देखा है, मिला है? हाँ तो हो सकता है भाई, विकास वो बड़ा आदमी, देखो तो कहने मतलब यहाँ पे देखोगे तो उनके पास कोई आया था ऐड लेके, क्रीम का कुछ था, फेस वॉश, वही फेस का कोई क्रीम था गोरे होने के लिए, हफ्ते भर में गोरा हो जाइए, भगा दिया उसने कि नहीं, ये सब क्यों हम करें, ये चीज़ होते नहीं, फैक्ट नहीं, उसको क्यों हम ऐड करें उस चीज़ को। तो ये चीज़ साउथ में चीज़ें अच्छी बात है कि लोग जो है चीज़ों को जहाँ रखना चाहिए वही रखते हैं, है ना। खैर, लेकिन यहाँ जो बॉलीवुड देखो, इसलिए बॉलीवुड पूरा डूब रहा है, इसी की वजह यही है, उनके पास काम दाम है नहीं है, क्या बेच रहे हैं, पुड़िया को तंबाकू बेच रहे हैं, यही नहीं दिन आगे इनके। खैर देखो, तो ये हम लोग बात करें यहाँ पे कैंसर, ठीक, वहां देखो जो हीरोइन को देखा आपने कभी, साड़ी में नजर आएंगी, और यहाँ देखो बॉलीवुड में है ना, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। खैर देखो, अब करें यहाँ पे, ये हम लोग बात करें कैंसर, तो सबसे अगर बात करें नॉन फिक्शन, सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? कैंसर, ठीक है।
कहाँ पे, कैंसर। और रिकॉर्ड कर रहे हैं तो पूरा जानता है, पूरा ऑल इंडिया में जाता है, ऑल वर्ल्ड जाएगा यूट्यूब पे। मुझे लग रहा है पहुँचना चाहिए, जितने लोग मैंने नाम लिए हैं। खैर, और जिनके नाम ने लिया वहाँ तक भी पहुँचना चाहिए। खैर देखो, लोग पे केस कार्रवाई करनी चाहिए, देख के कायदे से। नहीं है, कुछ लोग कहते हैं वो तो इलायची का ऐड है, कुछ लोग कह सकते हैं कि इलायची का ऐड है, लेकिन हाँ, वही कह रहे हैं ना, मतलब इलायची किसको बेवकूफ बना रहे हैं, इलायची का ऐड करें, कुछ और ऐड कर रहे हैं। देखो यहाँ कितने लोग यहाँ इलायची खाते हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। देखो इधर हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे कैंसर, ठीक है। तो कैंसर इज वन ऑफ द, बात यहाँ देखो, ह्यूमन बींग्स एंड इज मेजर काज ऑफ डेथ ऑल ओवर द ग्लोब। आप देखोगे जब जाओगे तो वहां पे सबसे ज्यादा माउथ कैंसर काफी मिलेंगे। आपके घर में भी बहुत से लोग होंगे हैं जो पुड़िया मसाला खाते होंगे, है ना, नहीं है, बीड़ी पीते होंगे, सिगरेट पीते होंगे। अरे बड़ा सभी परिवार है यार, रिया, है ना, हुक्का पीते हो, हैं क्या, सिगरेट पीती हो, आप मीठा पान खाते हो, ओहो आप हुक्का मजदीरा कुछ नहीं, कुछ नहीं, सगुन। तो आपके घर में कोई होगा ना जो खाता होगा, नहीं है, तो अच्छी बात है, कम से कम आप लोग यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो मीठा पान पता है, सिगरेट पीती हो कोई भरोसा है, बीड़ी पीती हो किनारे जाके, है ना। मीठा पान के लिए है, मीठा पान नहीं, लखनऊ का मीठा पान तो अच्छा है, हम भी खाते हैं, ठीक है, बढ़िया है। खासकर जो अकबरी गेट पे लगाते भाई, बहुत अच्छा है। लखनऊ का मीठा पान बहुत बढ़िया है ना। लेकिन मीठा पान, उसमें तंबाकू वगैरह कुछ नहीं, वो पान ऐसा है कि उसको खाते खाते चबाते चबाते निकल जाओ, है ना, वैसे ही होता है। खैर बढ़िया है। खैर, तो ये सब चीजें हैं, तो उसमें मैंने बताया भी कई सारे आते हैं, और उसमें एक ही चीज होता है, माउथ कैंसर, पूरा जबड़ा काटना पड़ता है पूरा, क्योंकि इन्फेक्शन डिपेंड करता है इन्फेक्शन किस लेवल पे है। क्योंकि अगर नहीं काटोगे तो पूरा इन्फेक्शन अंदर तक पूरा चला जाएगा, एलिमेंट्री कैनाल को भी डेंजर कर, वो खत्म कर देगा। इसलिए वहाँ जबड़ा काट के उसको हटाना पड़ता है। खैर देखो, और आप लोग मूवी देखने जाते हो तो वहाँ पहले ऐड आता है, कैंसर जानलेवा है, मुकेश सिर्फ 18 साल का था, उससे क्या फर्क पड़ता है, जो खाएगा जर तो मरेगा ही, है ना, ऐसे ऐड आते हैं। खैर देखो, 18-19 साल से क्या मतलब है, और बीमारी नहीं देखता कि 18 साल का 12 साल का है, तो हो ही जाएगा। खैर देखो, वो खाने के लिए वैसे भी बहुत सारी चीजें खा सकते हो आप। खैर, ये हम लोग बात करें कैंसर, कह रहे कि ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड इज मेजर काज ऑफ डेथ ऑल ओवर द ग्लोब। पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो ये भी बहुत ज़्यादा चीज़ें, खासकर आप देखोगे जो स्मोकिंग वाला है, सिगरेट स्मोकिंग, तो इसे सिर्फ इंडिया में नहीं, हर जगह है पूरे कंट्री में। कह रहे कि मोर देन ए मिलियंस ऑफ इंडियन सफर फ्रॉम कैंसर। अब कह रहे कि जो देखा जाए तो 1 मिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं जो इस कैंसर से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, इसको ज़रा ध्यान रखिएगा। और आप भी मिलेंगे तो सारे जो केस आते हैं कैंसर, कहाँ जाएंगे, सर्जरी में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, सर्जरी में, तो ये केस आपको मिलेंगे। इसी से बोल देना भाई, आपके घर में पूरा मुंह काटना पड़ेगा जब, देखो फिर क्या हालात होते हैं। तो क्या है कि हमारा पिताजी तो, चाचा जी बोलेगा, पिताजी बोलेंगे, वो तो क्या चला गया क्या। हाँ ठीक है, तो वो आपको समझा देगा कि हमारे पिताजी भी खाते थे, हमारे दादाजी भी खाते थे, उनको तो कभी कुछ नहीं हुआ, है ना। तो क्या बताओगे ऐसे लोग को, हैं? इंतजार कर लो, क्या दिक्कत, इंतजार कर लो होने का। देखो यहाँ पे हो सकता है वो आप ही शुरुआत करें, तो हम लोग बात करें यहाँ पे, ठीक है। कर देखो, कैंसर एंड ए लार्ज नंबर ऑफ देम डाई फ्रॉम द एनुअली, यानी काफी लोग होते हैं, मिलियंस लाख लोग होते हैं जो कैंसर से मर रहे हैं, ठीक। आगे देखो करें, फिर द मैकेनिज्म दैट अंडरलाई डेवलपमेंट ऑफ कैंसर और ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल। यहाँ देखो क्या है, यहाँ बताया गया है जो कैंसर सेल होता है, ठीक है, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल। तो जो नॉर्मल सेल होता है, ठीक है, नॉर्मल सेल जो है कैंसर सेल में बदल जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑन्कोजेनिक सेल। क्या बोलेंगे, ऑन्कोजेनिक, ऑन्को मतलब होता है कैंसर, ठीक है, ऑन्कोजेनिक सेल। जैसे ऑन्कोलॉजी पढ़ोगे, दैट इज कैंसर का स्टडी होता है। कह रहे हैं कि सेल इट्स ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल हैव बीन सम ऑफ द मोस्ट इंटेंस एरिया ऑफ द रिसर्च इन बायोलॉजी एंड मेडिसिन। पास में कुछ जैसे रेडियोलॉजी जो एमडी करते हैं,
MD होता है रेडियोलॉजी में, ठीक है। तो उसमें क्या है कि इसकी जो सीटें होती है इसकी रैंक काफ़ी अच्छी जाती है, बहुत अच्छी रैंक हो तब आपको रेडियोलॉजी मिलती है MD वगैरह में, MD MS में। तुम लोग बात करें यहाँ पे रिसर्च इन बायोलॉजी एंड एडिटिंग, क्योंकि इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो करने के लिए अब रिसर्च लेवल का है, जिसमें आप जा सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। खैर देखो, इन अवर बॉडी सेल ग्रोथ एंड डिफिशिएंसी। अब सवाल ये कैंसर के बारे में देखो यहाँ पे, जिसमें मैंने बताया आपको कि हमारी बॉडी में जो सेल होती है वो ग्रोथ करती है, उसमें सेल डिवीजन करता है, और डिवाइड करने में कितना समय लगता है? हमारी सेल को डिवाइड करने में कितना समय लगता है? 24 घंटे। कितने घंटे? 24 घंटे। और 24 घंटे में से जो 23 घंटा होता है वो जाता है इंटरफेज में। किसमें जाता है? इंटरफेज में, प्रिपरेशन फेज बोलते हैं इसको। तो 23 घंटा इंटरफेज कर, जो डिवीजन होता है मेनली किसमें होता है? 1 घंटे में होता है। किसमें? 1 घंटे में। जैसे आप तैयारी करते हो पूरे साल, तो एग्जाम कितने घंटे में? 3 घंटे में पूरा डिसीजन हो जाता है कि नहीं? तो साल भर की पढ़ाई जो है 3 घंटे में वो नजर आती है। खैर देखो, वही यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हमारी सेल होती है 24 घंटे में डिवाइड करती है, और डिवाइड करने के बाद एक सेल से 2 सेल बन गई। ये तो नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन अगर, और दूसरी बात ये भी चीज है कि हमारे मैंने बताया कि सेल में एक प्रॉपर्टी पाई जाती थी, उसको बोलते हैं क्या? कंटैक्ट इनहिबिशन। पता है आपको? कॉन्टेंट में मतलब क्या है कि अगर एक सेल जो है उसकी पड़ोस वाली सेल है, एक सेल अगर जरूरत से ज्यादा बढ़ेगी तो पड़ोस वाली सेल क्या करेगी? उसको मारेगी, अपने उसमें रहो। मान लो पीछे बढ़ रहे, पीछे वाली इसको करेगी। कहाँ बढ़ते चले जा रहे हो? अपने साथ पर रहो, इधर करो इधर दबाएगी, इधर करो इधर दबाएगी। तो क्या होता है? अपने कंट्रोल एरिया में, तुम्हारा जो एरिया दे दिया गया सिर्फ उतना रहो, ज्यादा पैर मत फैलाने, तोड़ देंगे तुम्हारा पैर, ऐसा हो जाएगा। इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। लेकिन यहाँ जब कैंसर हो जाता है तो कैंसर में क्या है? ये जो मैंने 24 घंटे वाला पार्ट बताया, ये मान लो 6 घंटे में होने लगे, 10 घंटे में होने लगे, या 3 घंटे में होने लगे, 1 घंटे में होने लगे, डिवाइड करती चली जा रही है। इसका मतलब क्या है? इसको कैंसर है। तो अगर 24 घंटे में हो तो इसका मतलब जो सेल का ग्रोथ है वो कंट्रोल मैनर में। कैसे? लेकिन अगर 3 घंटे में होने लगे, 4 घंटे में, कैसे हो गए ये? अनकंट्रोल। तो अनकंट्रोल सेल डिवाइड करने लगेगा, इसी तुम लोग बोलते हैं क्या? कैंसर। कैंसर क्या है? अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ द सेल, इसी को बोलते हैं कैंसर। देखो यहाँ, इन अवर बॉडी सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज ए हाईली कंट्रोल मैनर। कैसा होता है? काफी कंट्रोल मैनर में होता है, 24 घंटे में एक बार डिवाइड करता है, एंड रेगुलेटेड मैनर में होता है। रेगुलेटेड मतलब यही है कि कोई सेल का जो से ज्यादा बढ़े तो पड़ोस वाली सेल थप्पड़ मार देगी, नहीं अब नहीं बढ़ना, इतने रहो बस। वही कह रहे कि इन कैंसर सेल देयर इज ए ब्रेक डाउन। कैंसर सेल में यही चीज टूट जाती है, क्या? कंट्रोल जो तरीके होते टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ दिस रेगुलरिटी, ठीक है, मैकेनिज्म। ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म टूट जाता है, अब सेल जल्दी जल्दी डिवाइड करना शुरू कर देगी, ठीक है। अच्छा, नई नई सेल मिलेगी, बनेगी, तो उसको एनर्जी भी तो ज़्यादा चाहिए, नहीं चाहिए? सेल कैसे डिवाइड करेंगे? एनर्जी भी चाहिए। तो हमारी जो नॉर्मल सेल की एनर्जी होती है ना, उसको सब वो खींच लेती है। नॉर्मल सेल जो अपने तरीके से खाना खाएगी, अपने तरीके से काम था, फिर सारी एनर्जी वहां से खींच के खुद खा जाएंगी। बस में कि तो नॉर्मल सेल को क्या होगा? खाना मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। नहीं मिलेगा तो क्या होगा? भूख से उनकी डेथ हो जाएगी। भूख से डेथ हो जाएगी तो धीरे धीरे क्या होने जाएगा? वो सड़ने लगेंगे, डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है उसमें। बस में कुछ वैसे शुरू हो जाता। देखो, नॉर्मल सेल सो प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, मार्कर इसको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था इंटरफेरॉन कौन निकालता था? नॉर्मल सेल कि इन्फेक्टेड सेल? वायरस इन्फेक्टेड सेल। लेकिन यहाँ पे क्या है? जो नॉर्मल सेल होता है उसमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन पाई जाती है। वही कह रहे हैं कि नॉर्मल सेल सो प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, जो मैंने बताया आपको। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन मतलब जो पड़ोस वाली सेल वो मना करेंगे कि भाई जरूरत से ज्यादा मत बढ़ो, डिवाइड ज्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब जरूरत से ज्यादा बढ़ रही है। बाई वर्च्यू ऑफ विच कॉन्टैक्ट विद अदर सेल इनहिबिट, कॉन्टैक्ट ऑफ अदर सेल इनहिबिट देयर अनकंट्रोल ग्रोथ। वो अनकंट्रोल ग्रोथ होने से रोकती हैं। क्योंकि अनकंट्रोल क्यों करें? अनकंट्रोल एक ही केस में पॉसिबल, जब कैंसर हो जाए। तो पड़ोस वाली सेल थोड़ी चाहते हैं कि हमको कैंसर हो जाए, तो रोकती हैं भाई नहीं, इधर नहीं। तो कह रहे हैं ये जो कंट्रोलिंग पावर जो है ये खत्म हो जाए। लेकिन जब कैंसर होता है तो उनकी वो डिवाइड कर रही है, उनके अंदर एनर्जी भी ज्यादा है। कोई मान लो बाहुबली टाइप के आ गया, विधायक विधायक आ गए, तो आप क्या बोलोगे? उनके रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, 4-5 गनर उनके साथ में है कि नहीं? तो क्या कर सकते हो? कुछ कर सकते हो? नहीं कर सक पाओगे। तो वैसे यहाँ कैंसर के साथ भी है। तो जब कैंसर से चीज़ें आ जाती है तो जो नॉर्मल से लोग कुछ नहीं कर पाते। नॉर्मल से सभ्य होती हैं, जो बड़े होते हैं ये असभ्य होते हैं। देखो यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे कैंसर सेल अपीयर्स टू हैव लॉस दिस प्रॉपर्टी। कैंसर सेल में ये प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। कौन सी प्रॉपर्टी? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। अब कोई सेल कहाँ जा रहा है, कहाँ बढ़ रहा है, कुछ कंट्रोल नहीं है। अपने हिसाब से इसको जहां मर्जी वो बढ़ता चला जा रहा है, तो पूरा सेल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो कह रहे हैं जो ये नॉर्मल सेल बताया यहाँ पे, कैंसर से अपीयर टू हैव लॉस दिस प्रॉपर्टी। कैंसर सेल में
ये जो कंटेंट इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्टी है क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब कंटेंट इन्फॉर्मेशन जो कैंसर सेल मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कंटेंट इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्टी कैंसर सेल मिलेगी? हाँ, नहीं मिलेगी। कंटेंट इन्फॉर्मेशन हमेशा नॉर्मल सेल मिलती है। किस मिलेगी? नॉर्मल सेल। देखो, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस कैंसरस सेल जस्ट कंटिन्यू डिवाइड गिविंग राइज टू द मासेस ऑफ सेल कॉल्ड द ट्यूमर। इस तरीके से डिवाइड करता जाएगा और करते करते क्या बोलते हैं, मास ऑफ सेल बनाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ट्यूमर बोलते हैं। उसमें यहाँ देखो कह रहे कि ट्यूमर्स आर ऑफ टू टाइप। अपने जो ट्यूमर होते हैं कितने टाइप होते हैं? देखो, दो टाइप होते हैं। ट्यूमर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप। देखो, एक बताया है बिनाइन। कौन सा? बिनाइन। दूसरा क्या होता है? मैलिग्नेंट। बिनाइन जो होता है लोकलाइज होता है, एक जगह फिक्स होता है। एक जो मैलिग्नेंट होता है ना, अगर बीमारी तो एक ही जगह रहेगी बिनाइन में, लेकिन मैलिग्नेंट में क्या होता है, कभी इधर कभी उधर, कभी दाएं कभी बाएं, पूरे बॉडी में फैल जाएंगी। कैंसर सेल एक इधर उधर दाएं बाएं पूरी बॉडी में फैल जाएंगी। तो खतरनाक कौन हुआ? मैलिग्नेंट सबसे खतरनाक होता है। देखो यहाँ पे बिनाइन एंड मैलिग्नेंट कह रहे हैं। जो बिनाइन की बात कर रहे हैं, बिनाइन ट्यूमर्स नॉर्मली रिमेन कन्फाइंड देयर ओरिजिनल लोकेशन। ये सिर्फ अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे रहती है। कौन? बिनाइन। लेकिन जो मैलिग्नेंट होती है वो घूम घूम के हर तरफ फैल जाएंगी और हर तरफ कैंसर हो जाता है। यहाँ देखो, डू नॉट स्प्रेड टू द अदर पार्ट। दूसरी जगह पे ये नहीं जाती हैं, ठीक है, ऑफ द बॉडी एंड काजेस लिटिल डैमेज। तो बिनाइन में क्या होता है? डैमेज तो होता है लेकिन बहुत कम होता है, नुकसान बहुत कम होता है। ठीक, दूसरी तरफ क्या बताया देखो यहाँ पे मैलिग्नेंट के बारे में। फिर जो मैलिग्नेंट होता है ट्यूमर, इसके बारे में क्या देखो, ऑन द अदर हैंड आर मासेज ऑफ प्रोलिफरेटिव सेल। मासेज ऑफ प्रोलिफरेटिव सेल होता है कॉल्ड द नियोप्लास्ट। क्या बोलते हैं इसको? नियोप्लास्टिक और ट्यूमर सेल। नियोप्लास्टिक या ट्यूमर सेल। तो कह रहे हैं कि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है इसमें क्या होते हैं, नियोप्लास्टिक सेल होते हैं या ट्यूमर सेल होते हैं। ठीक है, और इसका बहुत सारा ग्रुप होता है। तो अगर आपसे पूछे मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है, ये ग्रुप ऑफ सेल है। क्या है ये? ग्रुप ऑफ सेल। किस चीज का? प्रोलिफरेटिंग सेल का, जो लगातार डिवाइड कर रही है उनका ग्रुप है। ठीक है, और उसको बोलते हैं कि यहाँ सेल को नियोप्लास्टिक सेल या ट्यूमर सेल। तो नियोप्लास्टिक सेल या ट्यूमर सेल कहाँ मिलेंगे आपको? मैलिग्नेंट ट्यूमर में। कहाँ पे? तो नियोप्लास्टिक सेल या ट्यूमर सेल एक ही नहीं मिलेंगे, इनका ग्रुप मिलेगा, पूरा बहुत बड़ा समूह होता है। तो नियोप्लास्टिक सेल या ट्यूमर सेल का पूरा ग्रुप होता है और वो मिलते हैं किसमें? मैलिग्नेंट ट्यूमर में। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे देखो, दीज सेल ग्रो वेरी रेपिडली। बहुत तेजी से डिवाइड करेंगे, इन्वाइडिंग एंड डैमेजिंग द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू। और ये नॉर्मल टिश्यू क्या करेंगे? डैमेज करेंगे। जैसे आप खुद ही सोचो, जैसे मान लो मूवी देखने जा रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, और इधर ही बैठे हुए इधर बैठे हुए, खासकर जो कोई मोटा आदमी आ गया अदनान सामी जैसा, वैसे बैठ जाएगा और ऐसे मारेगा, इसको ऐसे मारेगा, तो बैठ पाएगा बगल में? पहले उतना जगह खुद घेरा, वो दो चेयर खुद ले लिया, उधर जो बैठा हुआ उसमें यहाँ हाथ रख दिया, तो क्या होगा? फिर वो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगी। तो पड़ोस वाली सेल को ज्यादा बोले थप्पड़ मार देगा। वो क्या करे? देखो वो क्या कर रही है, देखो यहाँ पे इन्वाइडिंग एंड डैमेजिंग। जो सीधी और सभ्य सेल है 24 घंटे में डिवाइड कर रही है, तो उसको क्या कर रहा है? डैमेज कर रही है। उनसे खाना छीन के खा लेंगे, उनको मारेंगे भी। चुप रहो, ज्यादा बोलो तो पीट देंगे फिर। तो नॉर्मल टिश्यू को ये डैमेज करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब कह रहे हैं कि एज दीज सेल आर एक्टिवली डिवाइड, क्योंकि काफी तेजी से डिवाइड करती है, एंड ग्रो, दे आल्सो स्टार द नॉर्मल सेल। कुछ माया स्टार मतलब भूखे मार देना। जितने भी नॉर्मल सेल का जो खाना होगा, हम लोग खाना खाते रहेंगे, खाना खाने के बाद कहाँ जाएगा? ये ब्लड से कहाँ जाएगा? ऑर्गन में, ऑर्गन से टिश्यू, टिश्यू से सेल में। तो जो खाना जाता है हम लोग का पूरी बॉडी में पहुंचता है। कहाँ जाता है? पूरी बॉडी में पहुंचता है। हम लोगों ने रोटी खाया, लेकिन जो सेल को क्या मिलता है? ग्लूकोज। क्या मिलता है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज तो सबको चाहिए होता है, लेकिन ये जो सेल होती है ना, मैंने बताया ना, कैंसर वाली सेल, नियोप्लास्टिक सेल, ट्यूमर सेल, ये बहुत बदतमीज टाइप की होती है। ये सारा खाना खुद उठाएंगे और खुद खा ले जाएंगे, और नॉर्मल सेल को ये मार मार के भगा देंगे। वो तो खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, तो क्या होंगे? उनको भूखे मार देंगे। स्टोर द नॉर्मल सेल बाय द कंपीटिंग विद वाइटल न्यूट्रिएंट। जो भी खाना है वो खुद खा जाएंगे, उससे कंपटीशन करेंगे और नॉर्मल सेल को ये भूखे मार देंगे। बस में कुछ भूख से मर जाती है वो। देखो आगे, सेल्स स्लफ्ट
फ्रॉम सच ट्यूमर रीच डिस्टेंट सेल, सेल स्लब मतलब वहां से गिर गिर के जो कैंसर सेल होंगी वहां से निकलेंगी, निकलने के बाद और दूसरे जो ऑर्गन होते हैं वहां तक भी पहुंच जाती हैं। देखो, सेल स्लब फ्रॉम सच ट्यूमर सेल रीच डिस्टेंस साइड थ्रू द ब्लड, और ये ब्लड के माध्यम से अदर जो बॉडी पार्ट होते हैं वहां भी पहुंच जाती है। कौन? कैंसर सेल। कैंसर सेल यहाँ टूट टूट के अदर जो बॉडी सेल होते हैं वहां तक पहुंच जाती है। मतलब क्या बोलते हैं इसको, एक जगह से दूसरे कैंसर फैलता रहता है, धीरे 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 पूरी बॉडी में फैल जाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी। भी आगे आएगा देखो, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो जो मेलेनेंट बताया था ट्यूमर जो है ये क्या होती है, ग्रुप ऑफ नियोप्लास्टिक सेल या ट्यूमर सेल का ग्रुप होती हैं, जो कैसी होती हैं, प्रोलिफरेटिंग होती नेचर की होती है, और लगातार ये डिवाइड करते रहेंगे। अगर आपसे पूछे कि नॉर्मल सेल की डेथ कैसे हो जाती है, तो क्या बताओ, जो कैंसर सेल होती है नॉर्मल सेल का सारा खाना जो है टिफिन विफिन लेके खुद खा जाती है। जैसे आपने स्कूल में किया होगा, नहीं, एक बार पता चल रहा है कि क्या लाया है टिफिन में, देखो फिर नजर नहीं आएगा, लंच होते होते टिफिन साफ, तो इसको लेके किनारे से तो यार कुछ मैथ किया जाए सर, अच्छा कुछ इसको देखो जरा बताओ, इधर यहाँ पे मैथ सॉल्व करवा रहे हैं, उधर से गैप कर दिया, निकाल, ठीक है। वो दोपहर लंच में देखा तो लंच कुछ नहीं, आप लोग किया ऐसे है, यही होगा। खैर देखो, हमने किया तो आप लोग किया, देखो हम लोग बात करें यहाँ पे इसकी, बस एक बार पता चल जाए कि लाया क्या बंदा। ऐसे करेले की सब्जी लाता था तो छोड़ो यार, आज नहीं है, बाहर खा लेंगे आज। तो ये हम लोग बात करें यहाँ पे मेलेनिन की बात करें। अब देखो आगे, हाँ ठीक है, ठीक है। देखो, तो हम लोग क्या कह रहे हैं, देखो वही कह रहे हैं कि जो ये बताया था यहाँ पे, कह रहे कि फ्रॉम सच ट्यूमर से डिस्टेंस साइड थ्रू द ब्लड, तो ब्लड के माध्यम से दूर दूर तक चली जाती है थ्रू द ब्लड, ठीक है। एंड वेयर वेयर दे गेट लॉज, लॉज मतलब जैसे लॉज नहीं होता जहाँ पे रुकते हैं लोग, ठहरते हैं, रहते हैं, है ना, तो क्या बोलते हैं लॉज, और जहां रुकेंगे इन द बॉडी दे स्टार्ट ए न्यू ट्यूमर, जहां रुकेंगे वहां पे जो मिल गया, हट भगवान से, कहाँ से आ गए, बैठो उधर, मेरे खाना ले आओ, चाय ले आओ, पानी ले आओ, कोल्ड ड्रिंक ले आओ, सारा काम करवाएंगे। जहां जाएंगे वहां बदमाशी शुरू, किसकी, कैंसर सेल की, नियोप्लास्टिक सेल। यहाँ देखो, कह रहे कि इन द बॉडी दे स्टार्ट न्यू ट्यूमर देयर, जहां जाएंगे वहां उसको भी कैंसर बना देंगे, कैंसर सेल कर देंगे। कह रहे कि दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, मेटास्टेसिस, इज द मोस्ट फियरफुल प्रॉपर्टी ऑफ द मेलेनिन ट्यूमर। अगर आपसे पूछे मेलेनिन ट्यूमर सबसे खतरनाक स्थिति क्या है, तो क्या बताएंगे, मेटास्टेसिस। क्या मतलब मेटास्टेसिस का, जो कैंसर सेल होती है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है और जहां जाती है वहां पे कैंसर कर देती है, उसको बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटास्टेसिस। और मेटास्टेसिस किस में होगा, बिनाइन ट्यूमर में कि मेलेनिन में, याद रहेगा कहाँ होगा, मेलेनिन। इसी वजह से मेलेनिन ट्यूमर जो सबसे खतरनाक होती है उसमें, क्योंकि एक जगह दूसरी जगह ये ट्रांसफर हो जाती है, और ट्रांसफर होने क्या बोलते हैं हम लोग, मेटास्टेसिस। मेटाजेनेसिस नहीं है, मेटास्टेसिस। मेटाजेनेसिस अलग होता है, मेटाजेनेसिस होता है ओवेलिया में, इसको पढ़ेंगे हम लोग टेडोफाइट में। ये हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखिए, मेटास्टेसिस अलग है, मेटाजेनेसिस अलग है, ठीक है। चलो, तो ये कुछ बात हम लोग बात करेंगे कैसे कैंसर ये फैलता है, ठीक, होता है कैसे, ठीक। आगे देखो, काजेज ऑफ कैंसर। अब कह रहे हैं कैंसर के काज क्या क्या है, जरा देखो इसमें। अब कह रहे हैं कि जैसे इसमें सबसे पहले बताया गया, देखो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस सेल। जो नॉर्मल सेल होता है वो कैंसर सेल में, कैंसर सेल क्या बोलते हैं, नियोप्लास्टिक सेल, मे बी इंड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, ठीक है। अब कह रहे हैं कैसे कैसे फैल सकता है, फिजिकल पहला हो गया, दूसरा क्या देखो, केमिकल हो गया, तीसरा क्या देखो, बायोलॉजिकल हो गया। तो कैंसर सेल के कितने एजेंट हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, बायोलॉजिकल, ठीक है। तो बायोलॉजिकल में जैसे आप तंबाकू देखते हो, है ना, तंबाकू क्या है, प्लांट है ये, तो कैसा हुआ, बायोलॉजिकल है ना। देखो, फिजिकल, केमिकल और फिजिकल में जैसे आपका आ गया रेडिएशन, इसे लगातार कोई आदमी अगर खासकर जो प्रेम होता है, कुछ लोग कहते हैं सर एक बार एक्सरे करवा लाएंगे, बोले सर दोबारा भी करवा दीजिए, लेकिन दोबारा भी करा दीजिए, एक बार नहीं मिला, नहीं ठीक तुम्हें कुछ नहीं है सर, एक बार और देख लीजिए जरा शायद मिल जाए कुछ, ऐसे करते हैं, कोशिश करते रहते हैं कि यार, तो ये नुकसान करता है। एक महीने में मैक्सिमम 3, इससे ज्यादा नहीं करवा सकते हैं कैंसर,
अदरवाइज आप एक्सरे बार बार कराएं तो एक्सरे क्या है, वो भी तो रेडिएशन है, उससे भी क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। कुछ बात में लगातार, इसलिए ये एक्सरे नहीं करवानी चाहिए। सीटी स्कैन, ठीक है, आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है, उससे क्या हो जाएगा, लगातार करवाओगे तो उससे भी कैंसर हो जाएगा। लगातार कैंसर, वो क्या नाम, एक्सरे नहीं करवाना चाहिए। देखो यहाँ पे तो वही कह रहे हैं यहाँ पे, तो उसको रेडिएशन होता है, वो कैसा हो गया, फिजिकल हो गया। केमिकल में आप देखो, केमिकल में जैसे कोलतार होता है, बहुत सारे केमिकल होते हैं, आपको याद होगा कंपाउंड जो होते हैं, जो जिसमें 3 बेंजीन रिंग से ज्यादा बनते हैं, पता नहीं पता आपको क्या बोलते हैं इसको, हाँ? 3 बेंजीन रिंग जितने होते हैं, 3 बेंजीन या 3 बेंजीन से ज्यादा, जितने भी कंपाउंड, जैसे कि एंथ्रासीन, नाम सुना है, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन, ये सब क्या होते हैं, कार्सिनोजेनिक होते हैं। ठीक है, ये केमिकल जो होते हैं, जो आप पढ़ोगे जो एनसीईआरटी वाली हाइड्रोकार्बन वाला, सबसे लास्ट में दिया हुआ है ना, कार्सिनोजेनिक कंपाउंड। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड। क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड। ठीक है, उससे भी क्या होता है, कैंसर होता है। कर देखो, तो कह रहे हैं कि यहाँ जो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एजेंट है, इनकी वजह से कैंसर होता है। दिस एजेंट आर कॉल्ड कार्सिनोजन। जो कैंसर काज कर, उसको क्या बोलेंगे, कार्सिनोजन। क्या बोलेंगे, कार्सिनोजन, कैंसर का। अब कह रहे हैं जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है, क्या है, आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक एक्सरे, अपना है कुछ, तो एक्सरे लगातार नहीं करवाना चाहिए, उससे भी कैंसर हो सकता है, ध्यान रखिए इसको। हाँ, अदरवाइज होता है क्या है, इंडिया में चीज खास बात है ना, जो चीज फ्री मिल रही हो, है ना, तो कहेंगे अरे बस आज लूट ही लो पूरा, नहीं पता नहीं मिले ना मिले, चाहे जहर ही हो, है ना, फ्री मिल रहा है, पी गए 3-4 बोतल। देखो यहाँ पे अब करें एक्सरे एंड गामा रेज। एक्सरे और गामा रेज जो होती है, इससे क्या होता है, कैंसर होता है ना। देखो, एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन लाइक अल्ट्रावायलेट। जो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है, जैसे कि अल्ट्रावायलेट की बात करें, देखो लाइक अल्ट्रावायलेट काजेस डीएनए डैमेज, क्या कर देगा, डीएनए को डैमेज कर देगा। क्या समझ में आया। आयोनाइजिंग रेडिएशन जो होता है, जैसे कि एक्सरे और गामा रेज, ये कैंसर काज करती है। ठीक है, एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे अल्ट्रावायलेट होता है, ये डीएनए को डैमेज कर देंगे। इससे क्या होगा, म्यूटेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाता है। ठीक, और अल्ट्रावायलेट रेज करती क्या है, ये जो डीएनए का हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जैसे मान लो एडेनिन और थायमिन ये है, इसके बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो होते हैं। ग्वानिन साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, बस में कुछ। तो क्या जो एडेनिन और थायमिन है, इसके जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये क्या कर देंगे, इसको तोड़ देंगे। तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अभी म्यूटेशन बताइए, इससे क्या हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा। और म्यूटेशन होने का मतलब क्या हो जाएगा, वो कैंसर में चल जाएगा। तो वही कह रहे हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, वो डीएनए को डैमेज कर देती हैं। ठीक है, आगे देखो, तो कह रहे हैं आयनाइजिंग रेडिएशन लाइक एक्सरे एंड गामा रेज एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। एक क्वेश्चन तो ये मिल जाएगा, अल्ट्रावायलेट रेज जो है कैसी, आयनाइजिंग नॉन आयनाइजिंग, हाँ, नॉन आयनाइजिंग। इसका खास तौर पे ध्यान रखिएगा। देखो, काजेज डीएनए डैमेज लीडिंग टू नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। इससे क्या हो जाएगा, नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब नॉर्मल सेल क्या बन जाएगी, कैंसर सेल बन जाएगी। बस में कुछ देखो यहाँ पे, नॉर्मल सेल क्या बन जाएगी, कैंसर सेल बन जाएगी। इसको बोलते हैं नियोप्लास्टिक सेल। तो नॉर्मल सेल से कैंसर सेल में कन्वर्जन कौन कराता है, बताओ, आयनाइजिंग रेडिएशन के नॉन आयनाइजिंग, दोनों कराएंगे, दोनों कराएंगे, आयनाइजिंग में कराएंगे और नॉन आयनाइजिंग में कराएंगे। तरीका अलग अलग होगा, एक डीएनए को डैमेज करके, एक डायरेक्टली जो है वो आगे इन्फेक्शन करके। बस में कुछ, ये हम लोग बात करें तो आयनाइजिंग नॉन आयनाइजिंग दोनों से तरीके से क्या होता है, कैंसर होता है। देखो यहाँ पे, ठीक, आगे देखो, फिर द केमिकल। अब करें, ये तो हमने बताया यहाँ पे रेस की बात करी, किसमें आ गया, ये फिजिकल आ गया, कौन आ गया, फिजिकल। ठीक है, फिजिक्स। यानी केमिकल कार्सिनोजन क्या होता है, देखो, यानी केमिकल कार्सिनोजन प्रेजेंट इन टोबैको। क्या नाम बताया इसको, निकोटीन। क्या होता है, कोई कह रहा चाय में भी निकोटीन होता है, हाँ? कैफीन होता है, कैफीन होता है? बताओ, कॉफी में है, चाय में प्रोपोर्शन अलग होता है। देखो, जो चाय होती है ना, चाय, उसको बोलते हैं थियासाइनेंसिस। इसमें जो केमिकल होता है उसको बोलते हैं थियानिन। क्या होता है, और जो कॉफी होता है उसको बोलते हैं कॉफिया अरेबिका, अरब से आया है, कॉफिया अरेबिका। ठीक है, और इसमें होता है कैफीन। और सवाल रहा जो तंबाकू में, इसमें होता है निकोटीन। तो लोग चाय में भी निकोटीन बोलते हैं, चाय में निकोटीन कहाँ से जाएगा, चाय में निकोटीन नहीं होता, चाय में थियानिन होता है, वो केमिकल नुकसान करता है। यहाँ देखो, टोबैको जो होता है, इसमें निकोटीन होता है,
पास में कुछ टोबैको होती है, ये प्लांट होता है पूरा टोबैको, पता नहीं पता, जिसमें निकोटीन होता है टोबैको में। यहाँ देखो, अब टोबैको के लोग अलग अलग तरीके से होते हैं, कुछ लोग चूने में मिला के खाते हैं, है ना, दवा लिए, कुछ लोग सिगरेट में, कुछ लोग बीड़ी में, कुछ लोग खैनी में, है काय में, गांजा, गांजा नहीं पागल बक, गांजा कहाँ से, गांजा अलग चीज हो गई, देखो यहाँ पे गांजा अलग है, देखो गांजा अलग चीज होती है, नहीं देखो। अब करें यहाँ पे, वो कैनबिस से निकाला जाता है गांजा जो है, चरस गांजा भांग कैनबिस से, देखो यहाँ पे, तो कैनी से आसपास कहीं ग्रो भी किया होगा, ठीक है, देखो यहाँ पे। टोबैको की बात करें यहाँ पे, टोबैको की तो किसी फॉर्म से, बीड़ी की फॉर्म में, ठीक है, और तंबाकू के फॉर्म में, किसी फॉर्म में ये इसको यूज कर सकते हैं। टोबैको स्मोक हैव बीन आइडेंटिफाइड एज मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर। टोबैको स्मोक से क्या होता है, लंग कैंसर होता है, क्या होता है, लंग कैंसर, ठीक है, स्मोकिंग से, ठीक है। और होता क्या है, लंग में जाके ये क्या करेगा, इसको जो नॉर्मल सेल किस में चेंज कर देगा, न्यूप्लास्टिक सेल या कैंसर सेल। कैंसर सेल का नाम क्या है, न्यूप्लास्टिक सेल। तो न्यूप्लास्टिक सेल नॉर्मल सेल है कि कैंसर सेल है, मैं नॉर्मल सेल को क्या कहेंगे, तुम मेरी तरफ आ जाओ, तुम भी हमारी तरफ कैंसर सेल बन जाओ, तो क्या बना देगा उसको, कैंसर सेल, ठीक है। यहाँ देखो, मेजर काजेस एंड लंग कैंसर, यहाँ देखो, कैंसर काजिंग वायरस कॉल्ड द, अच्छा देखिए होता है, यहाँ पे कह रहे जो वायरस भी होता है कैंसर काज करता है, कैंसर काजिंग वायरसेस नोन एज ऑन्कोजेनिक वायरस। जो कैंसर काज करे उसको ऑन्कोजेनिक वायरस बोलते हैं। ऑन्को बताया, ऑन्को मतलब क्या, कैंसर। यहाँ देखो, हैव जीन कॉल्ड द, अब करें जो वायरस होता है उसमें एक जीन होता है, उस जीन का नाम क्या है, वायरल ऑन्कोजीन। ऐसा कैंसर कई वजह से, मैंने बताया ना कई वजह से होता है, कि जैसे बायोलॉजिकल है तो बैक्टीरिया क्या है, बायोलॉजिकल में आ गया ना, तो कहने के जो कैंसर जो अगर वायरस से होता है, ठीक है, और उस वायरस का नाम क्या रखेंगे, ऑन्कोजेनिक वायरस। ऑन्को वर्ड कहीं भी जैसे ऑन्कोलॉजी, आप पढ़ने जाओगे मेडिकल कॉलेज में तो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट बना रहेगा अलग से, है ना, आर्थो का, ऑन्कोलॉजी का, पीडिया का, उससे बना रहेगा। वैसे ऑन्को, तो कह रहे हैं कि ऑन्कोजेनिक वायरस होता है, उससे क्या होता है, कैंसर होता है, ठीक। कह रहे उस वायरस के अंदर कौन सा जीन होता है, ठीक है, वायरल ऑन्कोजीन होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे, अब करीब फर्दर मोर, तो खैर हो गया कैंसर वाली बात, हमने क्या बताया, देखो क्या क्या चीजें बताई, फिजिकल हो गया, केमिकल हो गया, बायोलॉजिकल हो गया, है ना। अब कहीं इसे बताया गया यहाँ पे कि सबसे पहले जो ऑनेजिंग और नॉन ऑनेजिंग, बस ये ध्यान रखना कि जो एक्सरेज है और गामा रेज है ये कैसी है, नॉन ऑनेजिंग है, ध्यान रखना, ये ऐसे भी क्वेश्चन बन जाएंगे, इधर का उधर, उधर का इधर, यही करेंगे, ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो एक्सरेज गामा रेज कैसी हो गई, ऑनेजिंग, और अल्ट्रावायलेट नॉन ऑनेजिंग, बस में। तो क्या एक्सरे जो होती है क्या डीएनए को डैमेज करता है, कौन करता है, अल्ट्रावायलेट, कौन करेगा, अल्ट्रावायलेट। तो अल्ट्रावायलेट रेज होती है डीएनए को डैमेज कर देती है, ठीक। दूसरी बात हमने बताया यहाँ पे कि जो केमिकल बताया था हमने, केमिकल में कौन सा आ गया, ये टोबैको हो गया, ठीक है, टोबैको हो गया, उसके वजह से होता है। बायोलॉजिकल में आप जोड़ सकते हो, जो वायरस होते हैं वो इसमें कितना है, बायोलॉजिकल में आ जाएगा, हालांकि वायरस को किसी में रखा नहीं गया, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या है, कनेक्टिव लिंक है। तो ऐसा कोई भी वायरस जो कैंसर काज करता है उसको बोलते हैं ऑन्कोजेनिक वायरस, उसके अंदर जो जीन होता है उसको बोलते हैं वायरल ऑन्कोजीन। यहाँ देखो, फर्दर मोर सेवरल जीन्स कॉल्ड सेलुलर ऑन्कोजीन, कुछ जीन और होते हैं इसको बोलते हैं सेलुलर ऑन्कोजीन। यहाँ देखो, सेवरल जीन्स कॉल्ड सेलुलर ऑन्कोजीन, ठीक है, इसको सीऑन्क भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीऑन्क, सी फॉर सेलुलर। और प्रोटो ऑन्कोजीन हैव बीन आइडेंटिफाइड इन नॉर्मल सेल, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल सेल which when activated under certain condition could lead to the oncogenic transformation of the cell। उसमें कह रहे कि हमारी बॉडी में सेलुलर जीन, सेलुलर ऑन्कोजीन या प्रोटो ऑन्कोजीन भी पाया जाता है, ठीक है, सेलुलर ऑन्कोजीन या प्रोटो ऑन्कोजीन पाया जाता है। ये सब में नहीं होता है, कुछ में होता है। आपने देखा भी होगा बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो तंबाकू खाते हैं, पूरी जिंदगी भर खाया, 10 साल से लेके पूरी जिंदगी 80 साल तक खाते, लेकिन कैंसर नहीं हुआ उनको, ध्यान दिया कभी, ऐसा होंगे आपके आसपास, ठीक। तो क्या नहीं था उनमें, उनमें प्रोटो ऑन्कोजीन नहीं था, उनमें सेलुलर ऑन्कोजीन नहीं था, प्रोटो ऑन्कोजीन या सेलुलर ऑन्कोजीन नहीं है। तो कैंसर होने के लिए दो चीज जरूरी है देखा जाए तो, एक तो इस जीन का होना जरूरी है, साथ साथ इसको इंड्यूस करने वाले फैक्टर होने जरूरी है, पास में कुछ, यानी कि ये जीन भी हो, साथ साथ स्मोकिंग करे या कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए।
तभी ये कैंसर हो सकता है। कुछ समझ में आया? यानी दोनों चीज का होना जरूरी है, ठीक, एक चीज से नहीं हो सकता। तो कहने मतलब ये, अगर आपसे पूछता है कि सेलुलर ऑन्कोजीन या प्रोटो ऑन्कोजीन या सी ऑन्कोजीन, ये कहाँ मिलेगा, कैंसर सेल में कि नॉर्मल सेल में? हाँ, नॉर्मल सेल सबसे टॉप पे लिखो इसको, ये गड़बड़ कर दोगे इसको, ठीक है। सेलुलर ऑन्कोजीन या ब्रैकेट के अंदर सी ऑन्क बोलते हैं इसको, सेलुलर ऑन्कोजीन या सी ऑन्क, ठीक है, और प्रोटो ऑन्कोजीन और प्रोटो ऑन्कोजीन, प्रोटो ऑन्कोजीन, ठीक है, प्रोटोजीन प्रेजेंट इन नॉर्मल सेल, प्रेजेंट इन नॉर्मल सेल, प्रेजेंट इन नॉर्मल, ये गड़बड़ मत कर देना, प्रेजेंट इन नॉर्मल सेल, ठीक है, इसमें नॉर्मल सेल। तो एक्सरे ऑफ गामा रेज कैसे हो गई, आयनाइजिंग कि नॉन आयनाइजिंग है, और अल्ट्रावायलेट रेज, इसमें जो सबसे ज्यादा अल्ट्रावायलेट बी होता है, आगे आगे बताएंगे आपको इकोलॉजी में, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी। जो अल्ट्रावायलेट बी होता है वो सबसे खतरनाक होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये कुछ बात हम लोग पढ़ जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि ये झटके में गलती हो जाएगी। यहाँ ऑंको लगा ना तो आपको कैंसर सेल में हो रहा है, ऐसा नहीं, कहाँ होता है, नॉर्मल सेल में। कहाँ होता है, नॉर्मल सेल में। लेकिन हाँ, ये सेल रहेंगे, लेकिन अगर कभी इसको इंड्यूस कर दिया, किसी ने सिगरेट पी लिया, अभी से शुरू कर दिया, तंबाकू खाना शुरू कर दिया, तो उसको तुरंत कैंसर हो जाएगा। बस में कुछ, तो कैंसर होने के लिए दोनों चीज जरूरी है, एक जीन भी जरूरी है, साथ साथ उसको इंड्यूस करने वाले एजेंट भी चाहिए। ये जीन मौजूद है, उसका लगातार अगर 4-5 एक्सरे करवा दिया गया, हो जाएगा। ये जीन मौजूद है, लगातार उसने स्मोकिंग शुरू कर दी, हो जाएगा। ये जीन है, लगातार उसने जो है तंबाकू खाना शुरू कर दिया, हो जाएगा। समझाया? ये जीन है, लगातार उसने गुटखा खाना शुरू कर दिया, अमिताभ बच्चन देख लिया वो भी खा रहे तो हम भी खा लेंगे, सुपरस्टार बन जाएंगे, उसको भी कैंसर हो जाएगा। समझ कुछ? तो कहने मतलब ये है, लेकिन अगर मान लो कोई तंबाकू खा रहा है और ये जीन नहीं है, तो उसके होने के चांस कम है, तो ये कैंसर नहीं हो सकता है। समझ कुछ? हाँ, अलग बात है कि जो नॉर्मल सेल को एक्टिवेट होने में हो सकता है कोई इंड्यूस करते लगातार खा रहा है तो इंड्यूस भी हो सकती है, लेकिन चांस उसके कम है। ऐसे बहुत से लोग मिल जाते हैं जो 70-80 साल हमने खुद देखे हैं। मेरी नानी बात करें करीब 80 साल की थी और पता नहीं कब से खा रही, मुझे खुद पता नहीं है, लेकिन हाँ उनको कुछ नहीं हुआ था, तंबाकू खाती रही हमेशा, ठीक है। देखो उनको देख देख हमें भी खाने का मन करता था कि कुछ ना कुछ तो है इसमें, जो नानी खा रही इतने साल से, खाते थे वो, हमको तंबाकू तो देती नहीं थी, कोई सुपारी होती थी रख दे दिया कर, काट के हल्का सा सड़ोते लो खा लो, खाते हुए निकल गए बाहर और समझ में कुछ आता नहीं था क्या खा, क्या था फीका फीका, फिर खैर बंदी कर दिया, कर दो यहाँ पे। तो कहने मतलब ये है, प्रोटो ऑन्कोजीन ध्यान रखना किसमें होगा, ये नॉर्मल सेल में। कहाँ होगा, नॉर्मल सेल। कोई दिक्कत? हाँ, अब सवाल ये है कि मान लो किसी कैंसर है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? उसके लिए टेस्ट की जाती है, बहुत सारे टेस्ट हैं, आपको पता है। जैसे बायोप्सी की जाती है ट्यूमर वाले केस में, है ना, बायोप्सी की जाती है, साथ साथ इसमें जो है और भी पीसीआर वगैरह भी है ना? तो कई सारे टेक्निक है जिसकी वजह से हम लोग इसमें पढ़ेंगे यहाँ पे कि कैसे कैंसर का पता लगाया जाता है। जब कैंसर का पता चल जाएगा तो इसका फिर ट्रीटमेंट किया जाएगा। ट्रीटमेंट में कौन कौन से बताएंगे आगे, इसमें हम लोग जो है मेडिसिन भी होती है और साथ साथ में कीमोथेरेपी बोलते हैं इसको, और क्या क्या होता है, 3 चीजें होती साथ साथ। ये ऐसी जो है सारे केस में पहले कीमोथेरेपी चलती है, जितनी बीमारियां सबसे पहले कीमोथेरेपी। कैंसर ऐसा है जिसमें सबसे पहले चलती है सर्जरी। और उसमें कुछ, हाँ क्या बोल रहे हो? कीमोथेरेपी मतलब समझते हो, मेडिसिन को बोलते हैं। आप बुखार है, आप दवा खा रहे हो, क्या दे रहे हैं आपको? कीमोथेरेपी, समझे? दवा लेने को कीमोथेरेपी बोलते, नहीं समझ में आया? अच्छा ठीक है, दवा लेने को बोलते हैं कीमोथेरेपी। मेडिसिन आप ले रहे हो किसी बीमारी के लिए, दैट इज कीमोथेरेपी। समझ क्या? किसी एक्सरे गामा रेज का यूज कर रहे हो, दैट इज रेडियोथेरेपी। तो ये जो रेज होती है इनकी मदद से कैंसर सेल को मारा जाता है, इनकी मदद से कैंसर सेल को मारा जाता है, इसको बोलते हैं रेडियोथेरेपी। और साथ साथ मेडिसिन भी दी जाती है, तीनों चीजें साथ साथ चलती है, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, मेडिसिन। और मेडिसिन के जो साइड इफेक्ट होते हैं वो काफी खतरनाक होते हैं, ठीक है। तो खैर बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें, ठीक है। उस साइड इफेक्ट बारे सारे पढ़ेंगे, देखो आगे टर्म में, आज यहीं तक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कैंसर टॉपिक है, मुझे लग रहा है कि आपका एड्स है, कैंसर है, उसके बाद तो ये चैप्टर में कुछ कोई बचेगा नहीं, आपको भी बचेंगे ड्रग बचेंगे, ड्रग करा के चैप्टर खत्म है। तो बड़ा चैप्टर है ना, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन काफी है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, थैंक यू। और जिनको क्लास करना, क्लास भी है ना 11th वाली लिविंग वर्ड वाला, वो कर लेंगे क्लास।